चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और वीडियो में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटा और थोड़ा बात करेंगे मार्केट की, किस तरीके के मूव्स रहे हैं। मार्केट अब डे हाई पर और इनफैक्ट एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पर हैं। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वीडियो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून आपको। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि एक महीने से बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल चल रहा है। आपने नोटिस करा हो, निफ्टी एक महीने का चार्ट हम सुबह भी दिखा रहे थे, एकदम फ्लैट है। हाँ, एक महीने से एक रेंज जरूर है, करीब 1000 पॉइंट की रेंज है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये 1000 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी ने मूव दिखाए हैं। और एक दिक्कत ये है कि ना तो ब्रेकआउट हो रहा है और ना ही ब्रेकडाउन। देखते हैं आखिरी के 1.5 घंटे में कुछ मिलता है नहीं। इस बार फिर मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया। रेलवे, डिफेंस, ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर अच्छी तेज़ी है। लेकिन आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा वीरू, इस पर नज़र रहेगी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि 24,500 कितना महत्वपूर्ण है, 24,470 कितना महत्वपूर्ण है। अब आज बैंक निफ्टी हालांकि कम कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट क्लोजर टू आई थिंक पॉलिसी, जिस तरीके से हम इस ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहे हैं, दैट्स 24500। निफ्टी बैंक जिस तरीके से टेंडेमा को होल्ड कर रहा है, अभी आप इस पूरे जोन को कैसे ट्रेड करना चाहेंगे? व्यू क्या है इंडेक्स पर, निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर? बिल्कुल, देखिए उस पर आऊँ उससे पहले मैं एक ओवरऑल आपको मार्केट का एक व्यू देता हूँ। मेरा काफ़ी कुछ एफआईएस के मूड के ऊपर डिपेंड करने वाला है वीरू। मतलब एफआईएस क्या करते हैं, अब यहाँ पर बैठे हमें तो पता चलेगा नहीं। आज मैं सुबह एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था हमारे सिस्टर चैनल पर, तो उसमें रिधम देसाई ने एक चीज़ जो कही, मुझे अच्छी लगी वो चीज़, वो थी कि एफआईआई लेज़ी मनी है, वो थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं इस समय और भारतीय मार्केट महंगे नहीं है। खैर वो उनका व्यू है, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पर है। मैं आपको कल एक चार्ट दिखाऊंगा, आज थोड़ा सा मैं उसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। हम गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक मार्केट इस तरीके का मूव दिखाए? आज सुबह मैं एक बात कर रहे थे कि 0.65 के पुट कॉल रेशियो पर नॉर्मली मार्केट एक रैली तो दिखाती है आपको। तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की ये रेंज हम तोड़ने के करीब है। अब तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे ये पता नहीं, लेकिन हम काफ़ी करीब हैं इसके। एफआईएस के शॉर्ट काफ़ी हैं सिस्टम में। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। लेकिन आएगी या नहीं उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप जैसे आपने बोला 24,470, 24,500, इसको आप डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़, अगर कल का लो तोड़ा आपने तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा फिर मार्केट के लिए। फिर आई थिंक मार्केट में फिर बहुत ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, मैं ये कह के चलूँगा कि 24,450 से 24,500 ये एक सपोर्ट जोन है और 24,650 से 24,750 ये एक रेजिस्टेंस जोन है वीरू। इस समय मेरा ये मानना है कि दोनों तरफ के मौके हैं मार्केट में। पोजिशनली अभी भी ट्रेंड साफ नहीं है और इसीलिए मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आज जो मर्जी करें मार्केट, आप पोजिशनली कैरी मत करिए कुछ भी, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। फ्रेश व्यू लीजिए, उसी में पैसा बन रहा है। बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, थोड़ा सरप्राइजिंग रहा, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था आईसीआईसीआई बैंक। सिर्फ एक सिंगल स्टॉक की वजह से आज ये बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस आई। हालांकि अब ये भी ग्रीन में आ गया, लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक बार आईसीआईसीआई बैंक का इंटरडे देख लेते हैं। सुबह भी हमने बात की थी, इसकी सिर्फ एक यही स्टॉक था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डाउन साइड पर आया था। लेकिन बैंक निफ्टी में भी 55,400, 55,500 ये सॉर्ट ऑफ रेंज है और उसके अलावा 55,500 टू 55,200 ये दूसरा बड़ा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस आएगी करीब 55,800 टू 56,000 के करीब वीरू। लेकिन है मामला अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, पेज कहीं ना कहीं तो अभी भी फंसा ही हुआ है मार्केट में। जी हाँ, पेज फंसा हुआ है। अच्छा, मैं कुछ स्टॉक्स रखता हूँ स्क्रीन पर, उसके बाद मैं आऊँगा अपने एक और प्रश्न के साथ। आज एक गजब का अगर आप देखें मूव है रेलवे स्टॉक्स में। हालांकि इसमें से भी मैं जिस स्टॉक को पिक करूँगा दैट्स टीटागढ़। टीटागढ़ जो है वो अब एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन को पूरा करते हुए उस फ्लैग के ब्रेकआउट के कगार पे। हालांकि देखिए फ्लैग का ब्रेकआउट होता है करीब करीब 953 पे, बट 200 डे में अलाइंड है 967 पे। तो अगले 20-30 रुपए क्रिटिकल है। मैं ये आज के पर्सपेक्टिव से, अभी के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ, बट अगर ये पार करता है तो इसका अगला सप्लाई जोन बहुत दूर परसिस्ट करता है, वो 1040 के आसपास। सो स्ट्रांगली पॉइज्ड टीटागढ़। हालांकि कहने को आरवीएनएल में भी अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट है, 6.5% ऊपर है, बट
क्लियर चार्ट टीटागढ़। उसके बाद एक स्टॉक और लिखा गया, दैट्स APL अपोलो 3.5% ऑल टाइम हाई पे। अब क्योंकि इसने अपना 20 सितंबर 2023 1809 का जो स्विंग हाई था वो डिसाइसिवली, स्ट्रांगली, विद स्ट्रांग वॉल्यूम, विद स्ट्रांग OI, विद स्ट्रांग ऑप्शन एक्टिविटी पार किया है, तो ये वेटेज होल्ड करता है। बहुत ही स्ट्रांग फ्लैग ब्रेकआउट है यहाँ पे, मल्टी मंथ फ्लैग ब्रेकआउट। और एक SRF आपकी स्क्रीन पे आएगा, ये भी अब आप समझिए कि 3100 इसके लिए बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट है। मई की सीरीज में प्रायर टू अर्निंग्स, पोस्ट अर्निंग्स मल्टीपल अटेम्प्ट लिए SRF, लेकिन नहीं पार कर पाया। पर इट्स नाउ लुकिंग पॉइज्ड फॉर दैट ब्रेकआउट, उस 3100 के ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक नज़र आता हुआ। तो कुछ ये स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। पर अनुज, वो जो हम बात कर रहे थे आपकी, एक पेंच फंसा हुआ है, उस फंसे हुए दायरे से क्या ये पॉलिसी आपको बाहर लेके आ सकती है क्या? मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या ये अगर रेट कट हुआ, हालांकि सब तो कह ही रहे हैं कि रेट कट होगा, तो क्या उसे आप एक ट्रिगर मान के चल रहे हैं जो हमें इस जोन से, इस क्लस्टर से बाहर निकाल देगा? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि RBI की जो पॉलिसी होती है ना, उसको मार्केट बहुत पहले ही पूरी तरीके से प्रीएम्प्ट कर लेता है। अगर आपने देखा होगा PSU बैंक्स, ऑटोज़, रियल एस्टेट, इनमें ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देखी थी। असल में इशू क्या हो गया है कि अब सारा का सारा मामला ये आ जाएगा कि 25 बेसिस पॉइंट तो अब आप पचा चुके हैं, पचा के जैसे ना खा पी के उसको तो आप निपटा चुके हैं। 50 बेसिस पॉइंट भी ऑलरेडी मार्केट ने अब थोड़ा बहुत पचाना शुरू कर दिया है इस समय सिस्टम में। तो पॉजिटिव सरप्राइज़ क्या आएगा? आई थिंक पिछली बार गवर्नर साहब ने जो पॉजिटिव सरप्राइज़ दिया था वो था जो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया था, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव को लेकर आए थे वो स्टांस। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में ऐसा कुछ आ सकता है जो मार्केट के ब्रेकआउट के लिए एक ट्रिगर बन सकता है। आई थिंक वो आप पॉलिसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पॉलिसी वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है जिससे ये आ जाए। आई थिंक मार्केट की अब थोड़ी सी नज़र जो है ना वो मॉनसून की प्रोग्रेस पर रहेगी ऑब्वियसली। कल शाम से थोड़ा मुंबई में ऐसी फीलिंग आ रही है कि वापस वो एक हफ्ते के लल के बाद वापस शायद थोड़ा सा एक अपटिक शुरुआत की वहाँ पे शुरुआत हुई है। आई थिंक वो उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। आई थिंक वो 90 डे पॉज जो US का ख़त्म हो रहा है, आई थिंक जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक में वो ख़त्म हो रहा है, आई थिंक उस पर मार्केट की नज़र रहेगी। पॉलिसी इस हफ्ते का अफेयर है, उसके बाद मार्केट भूल जाएगी पॉलिसी को। आई थिंक उसके बाद मार्केट को फिर कुछ नए ट्रिगर चाहिए होंगे वीरू। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि जो लीडरशिप पॉकेट्स हैं उनमें बीच बीच में गिरावट आ रही है, तो उसमें बाइंग आ रही है। जैसे डिफेंस है, रेलवेज़ है, ये मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेज हैं। ये सारी की सारी प्लेज जो हैं, इनमें आप देखिए PSU बैंक से एक एग्जांपल हो सकता है जहाँ 2 दिन से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है एक बड़ी रैली के बाद। मुझे लग रहा है कि अब वो स्पेस भी तैयारी कर रही है वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। तो आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना और इंडिविजुअल पॉकेट्स पर फोकस करना वो रिलेटिवली बेटर है मेरे। ओके, अच्छा अनुज, जरा एक बार हल्का सा एक आप बताएंगे कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं ट्रेंडिंग स्टॉक बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं। इंडेक्स में इटर्नल सबसे ऊपर, फिर भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स और उसके बाद इंडसइंड बैंक। F&O में RVNL, PI इंडस्ट्रीज़, PB फिनटेक और टीटागढ़ रेल, जो अभी भी वीरो ने स्पॉट भी किया, यहाँ पर शानदार तेज़ी। मंदी के ट्रेंडिंग शेयर्स में बजाज फिनसर्व है, ट्रेंट है, श्रीराम फाइनेंस है, एक्सिस बैंक है और उसके अलावा F&O वाले कुछ स्टॉक्स आएंगे, AB फैशन, चोला, फिनिक्स मिल्स और भारत फूड्स। तो ये हुए ट्रेंडिंग स्टॉक्स। वीरू बताइए फिर कार्यक्रम का क्रम। जी हाँ, क्रम देखिए इस प्रकार से अनुज। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद रहेंगे, फंडामेंटल विशेषज्ञ हमारे साथ गौरांग शाह होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। और टेक्निकल डेरिवेटिव पैनल में हमारे साथ प्रकाश कावत, मानस, राजेश सतपुते, चंदा फड़िया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से आशीष ख्याल, साथ ही साथ विकास सालुके होंगे। आज ये दिन, ये जो पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स और कैश के स्टॉक्स का अगर आप जमावड़ा देखें तो इट्स रेलवे। कंचन से बात करेंगे एग्जैक्टली ये ट्रिगर क्या है, क्यों बाजार ने हाथों हाथ दिया रेलवे स्टॉक्स को, ये दिन से बातचीत करेंगे। उसके बाद हीरो एंड एक्सिट ऑफ द डे, क्या चला, क्या गिरा, क्यों गिरा, ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जेप्टो, आखिर ये जो IPO डेफर हुआ, कारण क्या था। दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट इटर्नल पे और स्विगी, बाकी 2 लिस्टेड एंट्रीज पे क्या होगा। साथ ही साथ बात करेंगे न्यू एज कंपनियों की जो मिताली से उनकी हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसको लेकर। फिर 4 का चौका आएगा, 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे, और उसमें होंगे आज सस्ता ऑप्शन मानस, F&O सुपरस्टार राजेश जी, 4 का चमत्कार आशीष ख्याल, मिड कैफ फंड गौरांग शाह। और उसके बाद हॉर्मोज से बात करेंगे
डिफेंस सेक्टर पर और साथ ही साथ जीआरएससी पर और एक मजगांव स्टॉक, दोनों ही स्टॉक से बातचीत होगी। बिग मार्केट वॉइसेस में अनिरुद्ध सरकार होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यतिन से बात करेंगे डीलिंग रूम चेक और साथ ही साथ अनुज से बात करेंगे स्ट्रेटजीज पे 310 पे और उसके बाद BTST ट्रेड्स। अनुज, चलिए वीरू, आपने कार्यक्रम का क्रम बता दिया बिल्कुल सही से। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पैनल हमारा पूरा तैयार है। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला बैठा। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है APL अपोलो। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता। 1885 के आसपास ट्रेड करा है, कब होगा 1875 ₹10 का। नियर टर्म टारगेट 1900 के, तो इससे बॉर्डर शो फेवर में है। यस, APL अपोलो। प्रकाश काबा, APL अपोलो, ये जिसका जिक्र मैं कर रहा था, बड़ा इम्प्रेस कर रहा है ये स्टॉक। देखिए, इट्स स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ठीक है, स्टॉक्स ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में रहते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, OFSS ओरेकल फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, 8524 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट ऊपर की तरफ 8900 तक के आप सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 8700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 304 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 249 का स्टॉप लॉस लगाना है और 400 के टारगेट सेट। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल सुबह से स्ट्रेंथ है स्टॉक में। यहाँ पर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर आ रहा है बार बार, वो है एंजल वन। एक बार लेकर आइए ज़रा से। सुबह वीकनेस है थोड़ी, लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए, पिछले कुछ मिनटों का मूव एंजल वन में वापस डे हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ शानदार मूव इस समय एंजल वन में आपको दिखाई देगा। राजेश सतपुरे जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है डिक्सन पे। डिक्सन का अगर आप चार्ट देखें तो एग्जैक्टली 200 DMA हिट करने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। एज पर एज द चार्ट इज कंसर्न, जो सपोर्ट था वो था करीबन 14,750, 14,780 के आसपास चल रहा है। 14,700 का स्टॉप लॉस रखे। इसका टारगेट का रेंज अच्छा है, 15,000 से लेके 15,100। सो करंट लेवल से एक रिकवरी मिलेगी, वो है डिक्सन। ओके, डिक्सन 14,706। सडनली अगर आप देखें इसका जो प्राइस रेंज है वो इतनी डिफरेंट है कि पूछिए मत, बट स्टिल सुपर ट्रेडेबल जिसे कहते हैं ना। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए, इस वक्त का जो मेरा ट्रेड है, यहाँ पर अगर देखा जाए IRCTC एक अच्छा खासा मूव आने की गुंजाइश है। IRCTC में वीरू, रेलवे के स्टॉक्स में आज वैसे भी बज है। सुबह हमने इरकॉन दिया था, वो करीबन 12% ऊपर है खिलाड़ी वाले शो में। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर IRCTC में भी बन सकता है कि यहाँ पर क्या है कि पूरा सेक्टर अगर सपोर्ट करता है तो स्टॉक भी अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। यहाँ पर टारगेट जो ऊपर निकल कर आता है करीबन 820 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 755 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय IRCTC पर आपको एक बाय कॉल मिलती हुई। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा भी बाय कॉल रहेगा भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल में जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है आज के दिन में, और अगर नोट डाउन करो तो लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल रहा था 1870 का। अभी उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है जल्दी नए हाई की तरफ जा सकता है। 1940 का टारगेट यहाँ पे ऊपर में देखने मिल सकता है। 1940 का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहाँ पे 1840 का है, तो 1840 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को यहाँ पे बाय करना है। तीनों भी फॉर्मेट में ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वीकली, डेली और इंट्राडे 60 मिनट में भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो 1940 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को बाय करना है। ओके, भारतीय एयरटेल आपकी कॉल है। सुबह ही पकड़ा गया था स्टॉक और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव दिया। निफ्टी का इंट्राडे हाई अभी अभी कुछ देर पहले जब मैं और अनुज बात कर रहे थे, जो लगा वो करीब था, इट्स 24631, एग्जैक्ट 20 डे एग्जैक्ट वहीं से स्लिप हुआ। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, लुक एट SRF। अभी हम बात कर रहे थे स्टॉक पे जो 2 बजे की कमेंट्री में 3033 से 3056 10 मिनट में हो गया। क्या वाइल्ड मूव आया यहाँ पर, गजब, और अच्छा मूव आया यहाँ पर। एक काम करते हैं, अब एक फंडामेंटल कॉल पे बात करते हैं। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, आज के लिए आपकी टॉप कॉल क्या रहेगी?
धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो रक्षा क्षेत्र में हमने एक शेयर के ऊपर बार बार निवेश की राय दी थी, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है। अनिवार्य आज फिर से उस स्टॉक के ऊपर बात करना इसलिए क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल टीम है उन्होंने जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ साधे हैं और करीबन 440 के पार के लक्ष्यांक है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल टीम की तरफ से राय है और अनिवार्य होगा कि आप अपनी समय सीमा लंबी रखें। ओके, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव 387 पे क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। बीएल डिफेंस स्पेस वैसे बहुत स्ट्रांग है, बट एसआरएफ का मैंने जिक्र किया, अनुज ने भी जिक्र किया, एंजल वन का। ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो मई में चले खूब, बट चलने के बाद एक कॉलाइटस से परेशान थे। बोथ एंजल वन 3100 के कॉलाइटस से परेशान था, बट इट्स नाउ प्राइस इज अबाउट 3100, और एसआरएफ भी 3100 के कॉलाइटस से परेशान था, बट ये 3058 पे है। मानस अभी इन दोनों स्टॉक्स का जिक्र हुआ, अगर विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, थोड़ा सा जोखिम लेकर एक पिक करना हो तो आपका झुकाव किस तरफ है, एसआरएफ या एंजल? मैं ऑल टुगेदर दो डिफरेंट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। आपका झुकाव किस पे है? देखिए, करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो एसआरएफ में आई थिंक अपॉर्चुनिटी है कि शायद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर 3100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर कम से कम 150 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरा समझना है कि एसआरएफ के साथ आप एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, जहां आप स्टॉप लॉस 2990 के नीचे लगा के रखिए, इस उम्मीद में कि 3100 रुपए के ऊपर 3250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। एसआरएफ की तरफ आपका झुकाव है। अभी जो स्क्रीन पे स्टॉक चल रहे हैं उसमें एंजल, उसमें एसआरएफ, उसमें एपीएल अपोलो, जिसका प्रकाश सर ने जिक्र किया, सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। अदर देन दैट और कुछ इम्प्रेस कर रहा है तो एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा, दैट्स आई थिंक कॉनकॉर। कॉनकॉर इज एट 799 एट डे हाई एंड इट्स आई थिंक 1 2 3 4 5 6 6 कंसेक्यूटिव सेशन अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार इसकी 800 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये 24 दिसंबर यानी CY25 के मोर और लेस अगर आप देखें तो इस वक्त हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। अब जरा 800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखते हैं, क्या वहाँ से राइटर्स एग्जिट ढूंढ रहे हैं? यस, एग्जैक्टली 12,63,000 का आउटस्टैंडिंग वाई था, जो कि अब रिड्यूस हुआ है बाय 12%। प्रीमियम अप लगभग 6 रुपये, यानी कंप्लीट साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आशीष, कॉनकॉर कैसा लग रहा है आपको इस वक्त प्लेसमेंट फॉर ए लॉन्ग ट्रेड? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये 800 का जो अगर हर्डल है, जो ओआई एरिया बना हुआ है, यहाँ पर अगर ये पार कर जाता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग फर्दर ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पर ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव लग रहा है, रुका नहीं है ये स्टॉक। और पिछले अगर आप देखें करीबन 10 दिन से, यहाँ से 8 से 10 दिन में एक भी बार प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद भी नहीं किया। तो ओवरऑल रुझान कॉनकॉर पे बाई साइड पे ही है। यहाँ पर ऊपर के जो टारगेट्स ओपन होकर आते हैं करीबन 822 823 तक के लक्ष्यांक देखे जा सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है, जो कल का लो था, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो 776 के पास में। चलिए, तो ये इस समय कॉनकॉर पर एक व्यू। अब बात कॉनकॉर की हो ही रही है तो बाकी रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं। क्या हुआ आज रेलवे स्टॉक्स में, क्यों इतना बज़ है, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वैसे कोई एक ट्रिगर मिलेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। कंचन के पास चलते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने मेंशन किया कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अलाइन हो गई है, चाहे वो सरकार का सपोर्ट हो, चाहे कंपनी की ऑर्डर बुक हो, चाहे फिर आगे को लेके जो ग्रोथ आउटलुक है वो हो। तो ट्रेन ने तो अपना जो फुल गियर है वो इस टाइम पे लगा लिया है। शानदार तेजी आज हमें रेलवे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। देखिए, हाल ही में हमने देखा कि सरकार की तरफ से अच्छे खासे कंपनीज को जो ऑर्डर है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी अच्छी लंबी हमें इस टाइम पे दिखाई दे रही है। कंपनी वाइज बात करी जाए तो इरकॉन को अभी रेलवे से करीबन 1100 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। रेल टेल ने इनफैक्ट टेक्स माको रेल के साथ एक पार्टनरशिप की है, जहां पे 10 मेगावाट के डेटा सेंटर खोलने के लिए पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। यही नहीं बल्कि टेक्स माको की अगर अलग से बात करेंगे तो वहां पे भी 141 करोड़ का वैगन का जो ऑर्डर है वो हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। सेंट्रल रेलवे से और नॉर्दर्न रेलवे से आरवीएनएल के हाथ में एक बड़ा अच्छा खासा ऑर्डर लगा है। यही
यही नहीं बल्कि जिस तरीके से मेट्रो को लेकर एक्सपेंशन की बातें की जा रही है, हर सिटीज़ में मेट्रो को ले जाने की बात कर रहे हैं, वंदे भारत का जो जोर है वो फुल जोरों से इस टाइम पे इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा है। इससे भी जो बूस्ट है वो रेलवे शेयर्स में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी बिछ गई है, जिसके ऊपर अभी भी काम जो है वो जोरों शोरों से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि हमने देखा था जो पीएम मोदी है उन्होंने पिछले हफ्ते 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी किया था और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि साल 2027 तक ये जो काम है हमें बड़े पैमाने पे और भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। ये तो बात थी ऑर्डर्स की, लेकिन इसके अलावा जो कंपनीज के वैल्यूएशन है वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जो पहले बोला जा रहा था कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, इस टाइम पे मार्केट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि यहाँ पे अब पोजीशन बनाई जा सकती है, यहाँ से हमें अच्छे नंबर्स आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। सरकार का इंफ्रा को लेकर काफ़ी बड़ा सपोर्ट है और कंपनी की जो फिनेंशियल कंडीशन है वो भी इस साल में हमें फिस्कल ईयर 25 में अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दी है। मैंने इस टाइम पे बात की थी कंपनी के ऑर्डर बुक की, एक बार स्क्रीन पे देखिए ऑर्डर बुक किस तरीके से हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। टीटागढ़ रेल का अगर देखा जाए तो 24,000 करोड़ का यहाँ पे हमें ऑर्डर बुक देखने को मिला है फिस्कल ईयर 25 में। इरकॉन इंटरनेशनल का करीब 21,000 का, यहाँ पे अगर बात करी जाए राइट्स की तो 9,000 का ऑर्डर बुक यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दिया है। टेक्समाको रेल की बात करी जाए तो 7,000 करोड़ का यहाँ पे है। जुपिटर वैगन भी कहीं कम नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे खासे जो ऑर्डर्स है हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7,000 करोड़ तक ये जो ऑर्डर का बुक है वो भी पहुंच गया है। यही नहीं बल्कि जो एफआई का रुझान है वो भी यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप चार्ट पे इस तरीके से प्लेसमेंट देखेंगे तो मार्च से इसे हमने कंपेयर किया है और हमने इसको इनफैक्ट एक डेटा हमने ये भी निकाला था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में क्या चेंज हुआ है, तो वहाँ पे भी किसी किसी कंपनीज में हमें ये जो पूरी की पूरी ग्रोथ है वो हमें बदलती हुई दिखाई दी है। आरबीएल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है डबल होता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि जहाँ अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर के रिटर्न की, रिटर्न के लिहाज से भी पिछले एक महीने की बात करी जाए तो यहाँ पे एक शानदार रैली हमें आती हुई दिखाई दी है। रेलवे कंपनीज की तरफ से भी काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी भी है जिन्होंने पिछले एक महीने में करीब 30 से 40% तक के रिटर्न दिए हैं। ओके, तो चलिए ये इस समय रेलवे स्टॉक्स पर एक शानदार मूव आता हुआ आपको दिखाई देगा। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। आपकी फेवरेट रेलवे स्टॉक या फेवरेट रेलवे स्टॉक आपका कौन सा होगा? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन। तो एक समय पर IRFC पर नोट थी और उसके बाद IRCTC, लेकिन लक्ष्यांक आने के पश्चात अभी कोई स्पेसिफिक कवरेज है नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं, अभी कंचन जी जिस तरीके से बता रहे थे अमित भाई, ये पूरे भारतीय रेल की जो छवि है ना वो बहुत बड़े पैमाने पर बदल रही है। और ये सिर्फ 6 महीने या 1 साल तक नहीं, मेरे ख्याल से आने वाले 2 या 3 साल तक ये जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं रेलवे क्षेत्र से, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र की, उनको निरंतर ऑर्डर आते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, तो चलिए ये इस समय रेलवे स्टॉक्स पर एक व्यू। अब बात करते हैं कुछ बड़े स्टॉक्स की, एक एक्सीडेंट ऑफ द डे और एक हीरो ऑफ द डे। हम बात कर रहे हैं, दोनों स्टॉक दिखाइए एक बार, ABFRL और PI इंडस्ट्रीज़। ABFRL 10% नीचे और PI इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर करीब 3.5-4% के गेंस। क्यों हैं इनमें इस तरीके के प्राइस एक्शन, ये जानते हैं। पहले बात करते हैं PI इंडस्ट्रीज़ की, क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। PI इंडस्ट्रीज लगभग 5% का मोमेंटम यहाँ देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रीजंस है, लेकिन जो मुख्य रीज़न माना जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा वो है कुमाई केमिकल्स का फर्स्ट हाफ का गाइडेंस। अगर हम H1 के गाइडेंस की बात करें तो कुमाई ने अपने सेमी एनुअल फोरकास्ट को लगभग 9% से बढ़ाया है सेल्स की तरफ, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लगभग 34% से बढ़ाते हुए दिखे हैं। ऑब्वियसली प्रॉफिट के अनुमान में कोई चेंज नहीं क्योंकि एक फॉरेक्स का इम्पैक्ट है, लेकिन अगर हम कुमाई केमिकल्स की बात करें तो ये जापानीज एग्रोकेमिकल कंपनीज जो है PI इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़े क्लाइंट लिस्ट में से आती है, और जो सप्लाईज हैं PI इंडस्ट्रीज़ के वो ये कंपनी को होते हैं एसेंशियल मॉलिक्यूल्स के लिए। और फर्स्ट हाफ में जो शिपमेंट्स बढ़ रही हैं, जो एग्रोकेमिकल्स की मांग बढ़ रही है, और जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है जहां एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत प्राइसिंग में इंपैक्ट होगा, वो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर हम कुमाई की बात करें तो जो सेकेंड हाफ का प्रदर्शन है उसका पूरा गाइडेंस और फुल ईयर का गाइडेंस अभी तक उन्होंने बदला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के खत्म होने के बाद ही वहाँ वो बदलाव करेंगे। लेकिन क्लियरली फर्स्ट हाफ का जो गाइडेंस चेंज हुआ है जापानीज एग्रोकेमिकल मेजर की तरफ से, उसके कारण PI इंडस्ट्रीज़ को एक बड़ी राहत और स्टॉक में लगभग 4 से 5% का इंट्राडे मूव। ओके, चलिए ये बात हुई PI इंडस्ट्रीज़ की। एक व्यू लेते हैं इसके ऊपर, फिर ABFRL की बात करेंगे। मानस, PI इंडस्ट्रीज़
आई थिंक 3-4 दिन पहले भी हमने स्पॉट किया था इसको, काफ़ी शानदार मोमेंटम में स्टॉक, क्या भी होगा यहाँ पर? देखिए व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 3-4 दिनों पहले करेक्शन देखने को मिला था, 10 मूविंग एवरेज पे वो करेक्शन कंप्लीट हुआ। रिकवरी में पिछले हाई को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपके 3874 के नीचे रहेंगे, ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 3874 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 4150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इसमें ऑप्शन का एक रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके चलिए, तो ये बात हो गई पीआई इंडस्ट्रीज़ की। अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की, ABFRL। सुबह से चर्चा थी कि ब्लॉक डील हो रही है, वैसे भी स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, डीमर्जर के बाद भी उस लेवल की लिस्टिंग नहीं हुई जो एक्सपेक्टेड था, और अब फ्लिपकार्ट ने पूरा माल छोड़ा और आज ब्लॉक डील भी शायद ये लोअर लेवल पर हुई। क्यों इतना गिरा आज ये स्टॉक? बिल्कुल, एकदम जो लोअर एंड ऑफ फ्लोर प्राइस है, प्राइस बैंड है, यहाँ आपको ब्लॉक डील होती हुई नजर पड़ी। और जानकारी के हिसाब से और सूत्रों के हिसाब से फ्लिपकार्ट ने अपना 6% हिस्सा लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास के कंसिडरेशन के लिए यहाँ बेचा है। ऑब्वियसली अगर हम ABFRL की बात करें तो कुल मिला के जो शुरुआत के 2 मिनटों में ट्रेड हुआ वो 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया। येस्टरडे भी हमने देखा था कि ब्लॉक डील के बाद फॉलो अप बाइंग येस बैंक में भी नहीं थी और वहाँ भी एक 10% की गिरावट, और यहाँ भी जो 80-81 के बीच में जो ब्लॉक डील हुई उसके बाद कोई फॉलो अप बाइंग आपको नहीं आई, ना कि कोई ज़्यादा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से डिमांड आई, जिसके बाद स्टॉक 80 का लेवल तोड़ते ही काउंटर में एक लोअर सर्किट लग गया। अभी भी लगभग 11% की गिरावट के साथ ABFRL ट्रेड कर रहा है। जस्ट जानकारी के लिए बता दूं, ABFRL डीमर्जर के बाद जो पैंटलून की रिटेल फॉर्मेट है उसको हाउस करता है। तस्वा, लग्जरी रिटेल और TCNS जैसे बिजनेसेस ABFRL में शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि FY27 के पहले कंपनी ब्रेक इवन नहीं होने वाली है। तो नियर टर्म में अगर हम बात करें तो शेयर में सप्लाई ज़्यादा हो गया और कोई पर्टिकुलर ट्रिगर नहीं है जिसके कारण स्टॉक में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। जी आपके स्कीम यतिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आई थिंक एक्सीडेंट और हीरो ऑफ द डे का उल्लेख करने के लिए। ये गौरांग जी, ABFRL पे आपका ठीक है, अभी ये आपने यतिन से पूरी कमेंट्री सुनी भी, और फ्लिपकार्ट का एग्जिट करना आप कैसे रीड कर रहे हैं? 77 आपका प्राइस आउटलुक, आई मीन अगर मैं इसमें निवेशित हूँ तो क्या क्या रिस्क है मेरे सामने, और आपका प्राइस ओपिनियन क्या है इस पर? वीरेंद्र जी देखिए, पहले तो रिसर्च टीम की तरफ से ABFRL आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इस पर हमारी धीरे धीरे करके खरीदारी की राय है। इस खबर को लेकर के छोटी मध्यम अवधि में दबाव बिल्कुल रहेगा, और हर एक उस कंपनी में दबाव हमने देखा है जब पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ा निवेशक या बड़ा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच करके निकल जाता है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस कंपनी के पास बड़े बड़े लेबल्स हैं, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह हमें तो दिखाई नहीं दिया है। तो छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है थोड़ा दबाव रहे, लेकिन लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे करके खरीदारी की राय है हमारी टीम की तरफ से। ओके, एक्यूमुलेशन की राय है ग्रेजुअली, बट ये नहीं याद रखिएगा एक सिंगल ट्रांच में आपको बाय नहीं करना, मल्टीपल ट्रांचेस में आपको बाय करना है। कंटेनर कॉर्प का जिक्र किया गया था, उस पर आउटलुक लिया गया था। लुक एट कंटेनर कॉर्प नाउ, इट्स 802.70। उस बातचीत के दौरान मतलब देखिए क्या भागा SRF, क्या भागा एंजल, क्या भागा APL अपोलो ट्यूब्स और क्या भागा कंटेनर कॉर्प। अब 803 स्ट्राइक करता हुआ, तो मूव अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। और एक बार रिलायंस लेके आइएगा, मैं थोड़ा सा विषय थोड़ा परिवर्तित करके एक इंडेक्स के हैवी वेट की तरफ ले जाऊंगा। सिंस निफ्टी अभी तक 20 डे मार्क को छू तो रहा है लेकिन उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक मेजर कंट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। अब रिलायंस में क्या हुआ है, रिलायंस ने पिछले 3 दिन से 20 डे मार्क को होल्ड किया है, बट 10 डे मार्क की ट्रैजेक्टरी को अभी पार नहीं कर पा रहा है। बट प्राइस रेंज बहुत, जरा प्लीज़ 5-7 दिन का चार्ट रखिएगा, स्क्यूज़ हो गई है, छोटी हो गई है बहुत ही, अगर आप देखें छोटे दायरे में, और वो एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देती है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसको आशीष जी? 1420 आपका टेक क्या है इस प्राइस पे, रिलायंस पे? हाँ देखिए, रिलायंस पिछले काफी दिनों से एक रेंज में नीचे, इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1395, यहाँ पर इसने करीबन 3 से 4 बार अटेम्प्ट किया, ब्रेक नहीं किया है, उसे सस्टेन कर रहा है। और ऊपर के अगर आप ट्रेंड लाइन बनाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से ब्रेकआउट तो पॉजिटिव साइड पे आना चाहिए, एक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न है।
इसका जो ऊपर का लेवल है जो 1426 1427 जो ज्यादा दूर नहीं है, अगर वो पार कर जाता है तो एक ब्रेकआउट आएगा ऊपर की ओर, करीबन 1460 1470 लेके जा सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी में भी ऊपर का एक मूव मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। 1420 के यहाँ पर अगर आप देखें तो ज्यादा ऑप्शन एक्टिविटी भी नहीं हो रही, इस लेवल्स पे ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर पार करना थोड़ा सा आसान होगा। वॉल्यूम प्रोफाइल पे यहाँ पर इस एरिया में बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम हुई है, तो रीएक्यूमुलेशन जैसा मानना है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिवली लग रहा है, ब्रेकआउट आना अभी इस वीक में मिलना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दो ऐसी कंपनियों की जो शायद आपकी लाइफ में डेली यूज़ आती होंगी, इटर्नल और स्विगी। दोनों में आज शानदार तेज़ी है और दरअसल मनी कंट्रोल पर एक खबर छपी कि जेप्टो ने अपना इशू टाल दिया है। और ध्यान रखिएगा, पहले बात होती थी कि जब जेप्टो था उसकी वजह से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आने वाला है, लेकिन जेप्टो ने अपना IPO क्यों टाला, मनी कंट्रोल की जो खबर आ रही है उसके हिसाब से ये समझते हैं। और इसका फ़ायदा इन दो कंपनियों को कैसे मिलेगा ये मिताली जी समझते हैं। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो जो जेप्टो का IPO था उसकी वैल्यूएशन बताई जा रही थी करीबन 800 मिलियन से $1 बिलियन के करीब। अब ये माना जा रहा है कि 2026 तक ये टल गया है, जो कि 2025 में लॉन्च होने वाला था। इस डील के पीछे काफ़ी रीज़न सामने आ रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पर तो है ही, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर रिसेंटली काफ़ी इशूज़ सामने आए। हाल ही में मुंबई के धारावी स्टोर पर इनका छापा पड़ा है, जिसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन मिला और उसके बाद स्टोर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ फिलहाल IPO के लायक नहीं है, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। कैश बर्न भी काफ़ी हाई लग रहा है, लगभग 6 से 7 करोड़ डॉलर्स पर मंथ का यहाँ पे कैश बर्न नज़र आ रहा है। Q4 के रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी उम्मीद से नीचे ही रहे, जो उनके रेवेन्यू और कॉस्ट टारगेट से वो मिस करते हुए नजर आए। इसके अलावा कंपनी का जो सैलरी बिल है वो काफ़ी हाई अमाउंट पर है, करीबन 100 करोड़ पर मंथ का सैलरी बिल का यहाँ पे एक फिगर सामने आया है। ऑपरेशनल फ्रंट पे वापस आऊँ तो वहाँ पे हैदराबाद में हुए डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जो मुद्दा था वो भी काफ़ी लाइमलाइट में रहा। इसके अलावा दिल्ली NCR में कंपनी के काफ़ी स्टोर्स भी बंद होते नजर आए। इसके अलावा सोर्सेज का कहना है कि प्रमोटर को वैल्यूएशन कंसर्न्स भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोट किया था कि स्विगी का जो वैल्यूएशन है वो $18 बिलियन का था जब वो IPO लॉन्च हुआ था, जो अब घिर के $10.5 बिलियन पे आ गया है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स भी थोड़ा बहुत परेशान करे, जिसके कारण IPO को अभी डिले किया गया है। इस पूरे सिनेरियो का जो फायदा है वो इटर्नल और स्विगी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब जब जेप्टो टेम्परेली बाहर हो गया है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होंगे, जिसका मतलब है कि उन पर ज़्यादा फोकस और ज़्यादा फंडिंग की एक्सपेक्टेशन होगी। इसके अलावा जो जेप्टो के स्टोर्स बंद हुए और जो डिलीवरी पार्टनर्स के साथ यहाँ पे क्राइसिस हुए हैं, उसकी वजह से इटर्नल और स्विगी अपना मार्केट शेयर आसानी से बढ़ा पाएंगे। शायद यही वजह है कि दोनों ही स्टॉक्स आज काफ़ी ग्रीन में दिख रहे हैं। तारिक, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इस आई थिंक घटनाक्रम को समझाने के लिए। अनुज, इटर्नल अभी 2 रोज़ पहले वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी थी, वो काफ़ी ओवरवेट भी उन्होंने जाहिर किया था, 300 ऊपर के लक्ष्य दिए। बट जेप्टो का ये IPO डेफर क्या एक ब्रीदिंग स्पेस देगा इन दोनों ही कंपनियों को इस वक्त, और मतलब स्पेशली इन मार्केट्स, और अप्रोच क्या रखनी चाहिए इटर्नल और स्विगी पे, दोनों पे? चलिए मैं ज़रा अपने PCI टीम को बता देता हूँ कि वीरू ने मुझसे पूछा था ये सवाल। देखिए क्या है ना वीरू, 2 दिन पहले भी मैंने इटर्नल को बिग स्टॉक्स में लिया था, आपको याद होगा, और लगातार 5-6 दिन से ये बिग स्टॉक्स में था। इसमें रैली की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब FTSE और वो MSCI वाला जो रीबैलेंसिंग था, उसके बाद स्टॉक ने पूरी की पूरी सप्लाई एब्जॉर्ब कर ली थी। ये तब वहीं पर क्लियर हो गया था कि ये चलना चाहिए। देखिए स्विगी ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि स्विगी के लिए ज़्यादा बड़ा डेंजर है अगर कोई IPO आ रहा, तो जोमेटो इज़ या इटर्नल बहुत ज़्यादा बेटर कैपिटलाइज स्टॉक है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जबकि स्विगी की हालत एकदम खस्ता है, लगातार लॉस पे लॉस करने वाली कंपनी है। तो इस वजह से तो ये थोड़ा सा स्विगी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके लिए स्विगी में बीटा ज़्यादा है, इसके लिए स्विगी आज ज़्यादा चला है, 8.5% स्विगी में मूव आया है, क्योंकि स्विगी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जबकि जोमेटो या इटर्नल के लिए वो इशू नहीं है उस हिसाब से। लेकिन आई थिंक ये खबर को आप इस तरीके से भी समझें कि जेप्टो का इवेंचुअली IPO आना है, ऐसा नहीं है कि नहीं आना है, और जेप्टो को बहुत बड़े बड़े नामों से फंडिंग मिली है और जेप्टो काफ़ी सेंध लगा रहा है
जोमेटो में भी और सॉरी ब्लिंकिट में भी और इंस्टामार्ट में भी जेप्टो का वाकई में रीच जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे आगे आकर। तो ये इवेंचुअली तो आएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा रिलीफ है। ये शायद एक कारण है इसकी वजह से इस तरीके के मूव्स वीरू आप देख रहे हैं। लेकिन बिटवीन द टू आई वुड स्टिल से अगर आपको कोर पोर्टफोलियो में अगर एक स्टॉक रखना है वो इटर्नल होगा कंपेयर टू स्विगी। हाँ, इटर्नल, इट्स आई मीन उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं स्पेशली नंबर्स नहीं, मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री के हिसाब से कह रहा हूँ। और बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त दोनों ही स्टॉक्स में मूव अच्छे खासे हैं और इटर्नल अब 245 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। अच्छा गौरांग, आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या फिर आपका फेवरेट अभी भी इटर्नल रहेगा? मेरे ख्याल से हमारा भी एक इतिहास रहा है, हमारे और आपकी चर्चा जोमेटो और इटर्नल को लेकर के। आईपीओ के पहले, आईपीओ होने के पश्चात और मौजूदा हालात में इटर्नल यानी कि जोमेटो पर ही हमारी फंडामेंटल टीम की खरीदारी की राय है। और मैं बिल्कुल मानता हूं, और हमने पहले भी चर्चा की है वीरेंद्र, कि कंपटीशन इसमें बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे पहले स्थापित कंपनियां हैं, उदाहरण के तौर पर इटर्नल, जोमेटो जैसी कंपनियां जो अपने डार्क स्टोर समय से पहले बढ़ा रही हैं, ये कंपनियां टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में जा रही हैं, जिससे उनका मार्केट शेयर और बढ़े और उनका सब्सक्राइबर बेस और बढ़े, जिससे आने वाले भविष्य में उनके नतीजे सकारात्मक आने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए, तो ये इस समय फूड डिलीवरी कंपनीज और क्विक कॉमर्स इन सब पर एक आपको एक व्यू मिलता हुआ। मीनवाइल एक बार एक स्टॉक को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार आप लेकर आइए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का इंट्राडे चार्ट। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखिए एक बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट के बाद करीब 5 दिन का कंसोलिडेशन था, 5 दिन का करेक्शन था। आज एक बहुत ही मैसिव बार यहाँ पर बनता हुआ इस समय जियो फाइनेंस में। मानस, एक बार जियो फाइनेंस का चार्ट देखिए, लग रहा है कुछ ये वापस अपने इस रिसेंट हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। देखिए 27 को जब एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था तभी मैंने इसको रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा, 300 के आसपास आया, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है और अब नेक्स्ट मूव में 300 रुपए को ब्रेक करके 306 रुपए की तरफ स्टॉक जा सकता है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे आप जियो में एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 284 के नीचे लगाने। ये वीरू का फेवरेट पैटर्न दिख रहा है मुझे, फ्लैग का ब्रेकआउट वीरू जियो फिल्म में। हाँ, आपने इसको ऑन एयर पूछ लिया अनुज, मैं इसको देख ही रहा था, इतनी देर में आपने टिप्पणी कर भी दी। बट इस पैटर्न में लोगों ने पैसा बहुत बनाया है, स्पेशली 2022 के बाद ना अनुज, अच्छी है बिल्कुल। इसका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा खासा होता है। हाँ। तो 291 एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमारे चैनल, हमारा स्वामित्व प्रबंधन जिस समूह के अंतर्गत है उसी की एक कंपनी है। 291.35 डे हाई पर आगे ट्रेड करती है अनुज। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो और टॉपिक्स पे बात करते हैं। न्यू एज कंपनीज, यहाँ पर किस तरीके के ट्रेंड बनने लगे हैं, इस पर बात करते हैं। एक बार मिताली के पास वापस चलते हैं। मिताली बताइए क्या करिए आपकी रिसर्च? तो न्यू एज कंपनीज यानी जो न्यू एज फर्म्स है वो अपनी इमेज अब बदलती हुई नज़र आ रही है। जहाँ पहले इन्हें सिर्फ बर्न कैश गेन कस्टमर्स वाली स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता था, वही कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस करती हुई नज़र आ रही है। 12 लिस्टेड जो न्यू एज कंपनीज में से 6 ने FY25 के Q4 में अच्छे रिजल्ट्स दिए और ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। कई या तो लॉसेज में कमी आई है या फिर कई प्रॉफिट्स ने अच्छी जंप ली है। क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे स्विगी ने रेवेन्यू तो बढ़ा दिया लेकिन उनका लॉस थोड़ा और ज़्यादा गहराता हुआ नजर आया। वही हुनासा, मामाअर्थ या फिर नायका जैसे ब्रांड्स ने अपनी कमाई में अच्छा खासा स्टेबिलिटी दिखाई है। टॉप परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो नायका, पॉलिसी बाजार, डिलीवरी, गो डिजिट और एग्जीगो ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस दिलाया है। इसके अलावा हम वन बाय वन करके इनका रेवेन्यू और पैट पे नज़र डालें तो पॉलिसी बाजार ने जो अपना मुनाफा था पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में YOY देखें तो 60 करोड़ से 171 करोड़ तक अच्छा खासा जंप लाया। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप आया है। डिलीवरी की बात करें तो Q4 FY24 में जो इनका लॉस था -68 करोड़ का, वो अब जंप करके 73 करोड़ के प्रॉफिट्स पे आ गया है। ये ही दो कंपनियां नहीं, इसके अलावा भी जितनी कंपनियां हैं आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। साथ ही साथ इनकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वहाँ
वहाँ पे भी अच्छा जंप आया है, चाहे गो डिजिट हो, चाहे इग्जीगो हो, नज़ारा टेक, नायका, सब में ही ऐसा हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी कंपनीज जहाँ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, जैसे कि इटर्नल, वहाँ पे हमें रेवेन्यू तो देखने को मिला लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी कमी आती हुई नज़र आई। स्विगी ने अपने लॉसेस को वाइडन करा, यहाँ पे रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे लॉस वाइडन होते नज़र आए। इसके अलावा ब्रेन ट्री सोल्यूशन भी है जो फर्स्ट क्राई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भी लॉसेस वाइडन होते नज़र आए। होनासा भी लिस्ट में शामिल है। तो ये सारी कंपनीज जो न्यू एज वाली कंपनीज है, ये अब अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओला की बात करें तो ओला और मोबीक्विक दोनों ने ही अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर दिया है। रेवेन्यू में भी यहाँ पे डिक्लाइन आया है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी दोनों कंपनीज के जो फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा तरीके से हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो न्यू एज कंपनीज पर ये एक छोटी सी रिसर्च। चलिए, थैंक यू मिताली। तो ये कुछ न्यू एज कंपनीज पर रिसर्च। न्यू एज कंपनीज की बात कर रहे हैं, एक बार डिलीवरी का चार्ट लेकर आइए ज़रा। डे हाई पर आया स्टॉक, हालांकि है अभी भी हल्का सा रेड में स्टॉक, लेकिन इस पर इसलिए नज़र गई क्योंकि आज सुबह ओपन हाई था इसका 370 का, इसको क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, डिलीवरी का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, चार्ट तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, मुझे इनफैक्ट इस पूरा सेक्टर ही अच्छा लगता है। इसमें एक ही चीज है, 370 के आसपास इसका 200 वीक्स आप कह सकते 100 वीक्स मूविंग एवरेज आता है, तो ये एक छोटा हर्डल है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि हर्डल भी सरपास होगा और इवेंचुअली इसका टारगेट 410 से 415 का होना चाहिए। तो पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहे। डेली चार्ट भी अच्छा है, 1020 के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे बाय करना है। और डिप्स 360 का एक सपोर्ट है, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन बना है। ओके, तो यहाँ पे डिलीवरी पे ये व्यू है आपका। अब चलते हैं दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं। मेरे स्क्रीन पे सारा मोमेंटम जो है इस वक्त एटर्नल के साथ परसिस्ट करता हुआ। एटर्नल अब इस वक्त डे हाई पर, और अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, इट्स नाउ 246। मतलब इस प्राइस को मैं यहाँ पे इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस प्राइस पर क्लोज आ जाता है तो इट विल बी हाईएस्ट क्लोज ऑफ एटर्नल पोस्ट जैन मिड। मेरे ख्याल से 20 या 22 जनवरी की बात कब तक का हाईएस्ट क्लोज होगा, जो कि शॉर्ट होल्डर्स को थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में लेके आएगा। एक बार इसका आउटस्टैंडिंग ओआई रखेंगे जरा प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार, ओआई में हो क्या रहा है। और एक सेंस मुझे और लेना है, जस्ट आप इसकी ज़रा 250 की कॉल लेके आइए। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, 4 महीने के हाई पे अगर कोई काउंटर सडनली 200 EMA से 3 दिन 4 दिन में आ जाए तो गजब की शॉर्ट कवरिंग आती है। वो हो रहा है, 5.25 करोड़ शेयर हुए हैं, आप बिलीव कीजिए इस बात को। और ज़रा मैं आपको 250 की कॉल दिखाता हूँ, ज़रा प्लीज़ एक 250 की कॉल लेके आइए। वहाँ का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे बाइंग है 78 लाख, आउटस्टैंडिंग वाई 7 रुपये 80 पैसे की कॉल हो गई। राजेश जी, आप क्या कहते हैं, इस कॉल पे फोकस करना चाहिए क्या? वीरेंद्र जी, देखिए इटर्नल का जो कॉल है 250 का कॉल मैंने अभी जस्ट लगाया, 7.75 पैसे के आसपास है। तो यस, आई थिंक क्योंकि इंटरनल का जो चार्ट है, आर्ली चार्ट या इवन आप कह सकते हैं कि डेली चार्ट, एक बेहतरीन चार्ट है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। 250 निकलेगा तो 280 है, तो यहाँ पे जो आप जो एटीएम कॉल लेने 7.70 पैसे पे चल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा करीबन 5 का, 5 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को बांधे। मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम होगा 13 to 14 रुपीज का, तो उतना तो मिनिमम यहाँ पे स्विंग मिलना चाहिए और मोमेंट भी अच्छा है। ओके, चलिए, बात हुई है इटर्नल की। अब हमारे साथ चंदन तापड़िया जुड़े हैं, उनसे एक ट्रेड लेते हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ पर दांव लगा रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए आपने इटर्नल की तो बात की, काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ऊपर में 260-65। बट नेट ट्रेड के तौर पे मैं जियो फाइनेंस पे फोकस करना चाहूंगा। काफी दिनों के बाद में इस काउंटर में बाइंग इंटरेस्ट हुआ है। आज की बाइंग से पहले 5 दिन का करेक्टिव मूव हुआ है और स्टॉक 299 से लेके नीचे में 282 तक का बॉटम बना चुका है। आज जो प्राइस पैटर्न है वो एक बुलिश एंगल्फिंग बता रहा है और उसकी वजह से यहाँ से 4-5% का मोमेंटम बनना चाहिए। तो जियो फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह है। 286 का सपोर्ट है, ऊपर में 300 तक के टारगेट काउंटर में बनने चाहिए। ओके, जियो फाइनेंस अभी हमने डिस्कस भी किया था। अब चंदन जी की तरफ से भी एक ट्रेड आती हुई स्टैंडर्ड सिस्टम आपकी स्क्रीन पर। 4 का चौका, जो 4 ट्रेड्स आपको मिलेंगी। मानस जी के पास चलेंगे सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर चलेंगे राजेश सतपुते जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष कैल जी के पास चार्ट का चमत्कार, और कुरान शाह जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस, शुरुआत करिए आप सस्ता ऑप्शन।
तो देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन के 800 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। चार्ट्स पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी करंट लेवल से भी करीब 40-50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो 800 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे, 25 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 19 रुपीज 90 पैसे का लगा के रखना है और टारगेट 35 रुपए के सेट करने हैं, 35 रुपीज के। ओके यहाँ पे कौन कौन की कॉल आपको पिक करनी है और 25-60 पे ट्रेड करते हुए एट द मनी स्ट्राइक। और राजेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? राजेश सतपुते जी, एफएन सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है एस्ट्रल के चार्ट के ऊपर। सेम पैटर्न है जो हम पेनेंट या फ्लैग फॉर्मेशन की बात करते हैं, सेम पैटर्न है। 1520 के आसपास से चल रहा है, तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ एस्ट्रल बाय करें। एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आना चाहिए, और ये जो ब्रेकआउट है इसका रेजिस्टेंस देखे तो वैसा वो 1580 का है, लेकिन हम स्विंग ट्रेडिंग का एक टारगेट लेके 1550 से 1560, तो मुझे लगता है एस्ट्रल यहाँ से परफॉर्म करेगा। ओके एस्ट्रल। और मुझे याद है अच्छी तरीके से मई सीरीज़ के एक्सपायरी के नज़दीक गज़ब के शॉर्ट कवरिंग का फेज था इसका, 19 मई से लेकर 23 मई तक। उसके बाद साइडवेज हो गया, लेकिन आज राजेश जी के रडार पे फिर ये स्टॉक आ चुका है। आशीष कयाल जी के पास चलते हैं आज का स्टॉक पिक करने के लिए, चार्ट का चमत्कार। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए मेरी जो पिक है वो इटर्नल में, आप इसकी बात भी कर रहे थे, और स्टॉक बहुत ही जबरदस्त कैंडल बना रहा है। मेरे ख्याल से ये 250 का आंकड़ा तो पार कर ही देगा, और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी इसमें। तो ओवरऑल इटर्नल पे बाई की राय होगी। यहाँ पर टारगेट है 260 का देखा जा सकता है, स्टॉप लॉस 238 का लगाना होगा, रिस्क रिवॉर्ड भी अपीलिंग है। ओके इटर्नल यहाँ पर करना है आपको बाय, और 247 पर इस समय स्टॉक। आप गुरांग जी के पास आ जाए मिड कैप फंडा के लिए। गुरांग जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो अनुज जी, मिड कैप फंडा के रूप में हमने आज इलेक्ट्रिकल और केबल्स कंपनी का चयन किया है। नाम है फिनोलेक्स केबल्स। हमारी जो फंडामेंटल टीम है उनके तरफ से बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, और करीबन 1350 के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ओके फिनोलेक्स केबल्स। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। आपकी स्क्रीन पे पहला ट्रेड आएगा महाराज जी के सौजन्य से। सस्ता ऑप्शन कॉनकॉर की कॉल 800 की स्ट्राइक, करीब 45-25-60 पे ट्रेड करती, 35 का लक्ष्य यहाँ पर है। राजेश सतपुते ने पिक किया एस्ट्रल, और इनका फेवरेट स्टॉक 1521 पे ट्रेड करता है, 1550 का 1560 का लक्ष्य है। आशीष कयाल जी ने पिक किया इटर्नल फ्यूचर्स बाय विद टारगेट ऑफ 260, ऑलमोस्ट 247 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और फिनोलेक्स केबल्स गौरांग जी की कॉल इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ये भी 1350 का लक्ष्य यहाँ पर है। इटर्नल इस वक्त ज़ोरदार मूव। अच्छा मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन फिर भी एक स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। माना CESC, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट कोलैप्स था लास्ट वीक, मेरे ख्याल से 20 मई से शुरू हुआ था, इन द मिड ऑफ द सीरीज़। आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, और मैं एक चीज़ देख रहा था कि इस पुल बैक को मैं कैसे रीड करूं। तो मैं एक चीज़ तो शायद ड्रॉ कर पाया, वो था कि 17 फेब से लेकर अब तक का ये पूरा, प्लीज़ लॉन्गर टाइम चार्ट रखिएगा इसका, 17 फरवरी से लेकर आज की तारीख के बीच में वो 3 वाइल्ड कैंडल्स, 17 फरवरी, 7 अप्रैल और आज की, तीनों का लो एक राइजिंग अपवर्ड चैनल में है। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? CESC कितना बड़ा पुल बैक और रिवर्सल, कितनी वेटेज है इसकी? तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो करेक्शन हमने पिछले 6-7 दिनों में देखा है उसको केवल जो पिछली रैली देखने को मिली थी उसका एक रिएक्शन देखना समझना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। आज ही एक दिन में ही स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 164 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, कम से कम अपना जो रीसेंट हाई स्टॉक ने बनाया था 175-176 का, उसको स्टॉक टेस्ट कर सकता है। चलिए अच्छा, हमने एंजल 1 स्पॉट किया था, एक बार BSC देखते हैं, क्योंकि BSC दो तीन बार कल और आज के बीच में इस लेवल पर आकर रुक रहा है। वो लेवल है करीब 2790-2800। कल भी 1:30 बजे करीब यहीं पर आकर रुका। आज सुबह का ओपन हाई भी यहीं पर था, और अब दोपहर में भी इसने एक अटैम्प्ट लिया 2780-2800 क्रॉस करने का, कर नहीं पा रहा है। चंदन जी, क्रॉस करेगा BSC 2800? बिल्कुल देखिए अनुज जी, BSC पे काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट पूरे की पूरी कैपिटल मार्केट थीम पे पॉजिटिव है, चाहे आप BSC की बात करें, CDSL, MCX। इनफैक्ट हम यहाँ पे लगभग 2950 से लेकर 2300 के पोजिशनल टारगेट बना रहे हैं। बट जिस हिसाब से
सेटअप बन रहा है, मेरे हिसाब से 2850 2900 जाना चाहिए। हालांकि काफी चल चुका है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो, पर ट्रेंड और मोमेंटम इंटेक्ट है, तो मोमेंटम और ट्रेंड को हम ड्राइव करने और प्ले करने की सजेशन देंगे। मेजर सपोर्ट 2700 के आसपास रहना चाहिए, जब तक 2700 होल्ड है अपनी पोजीशन इंटेक रखें। ऊपर में 2900 2950 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार ज़रा आप सेंसेक्स देखिए 81,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ अब, और मिड कैप इंडेक्स, ठीक है, मिड कैप का इंट्राडे देखते हैं ज़रा। आई थिंक अब हम फ्रेश डे हाई पर होंगे शायद, ऑलमोस्ट डे हाई पर हैं। सुबह हम जहाँ खुले थे वही हाई था, लेकिन अब उसको निकालने की कोशिश हो रही है। गाबा सर, एक सुबह से आप 3 दिन से आप पिरामल एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, वो है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा अगर आपने देखा हो, कोई व्यू इस पर? इसका नाम मेरे ख्याल से पी फार्मा है या पिरामल फार्मा, देख लेता हूँ मैं। पीपीएल फार्मा होगा, पीपीएल फार्मा। हाँ, ये पीपीएल फार्मा होगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ऐसी जगह पर है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है। नीचे आया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 240 टू 200, और लेकिन यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रहा है वॉल्यूम्स कम है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना चाहिए ऐसा लगता है। तो स्टॉप लगाना पड़ेगा थोड़ा डीप, 202 का स्टॉप है, 206 का है। आहिस्ता आहिस्ता 215 220 पॉसिबल है, उसे 1 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन यस इट्स ऑन बाय मोड। पिरामल फार्मा एग्रेसिव ट्रेड, लेकिन बाय पिरामल फार्मा, पीपीएल फार्मा। पिरामल फार्मा 206 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ। एक बार डिक्सन फिर लेके आइएगा। डिक्सन क्या कर रहा है? इट्स 14,821 डे हाई पर। एक मूव देखिए इसका, टिक बाय टिक चार्ट में। अभी अभी इसने 11 बजे का स्विंग हाई काटा, और मेरे स्क्रीन पर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। डिक्सन की पुट्स बहुत तहजीब से बिक रही हैं, बहुत अच्छी। अगर आप देखें राइटिंग डिक्सन में विजिबल है, और मैं उस पुट राइटिंग के आंकड़े को देख रहा था। ये आशीष जी, डिक्सन गजब का मूव दे रहा है। एक क्रिटिकल पॉइंट है आज का लो, मोर और लेस 200 डेमा, और ऐसा लग रहा है कि 200 डेमा की पुट ही बिक रही है। आपका सेंस क्या कह रहे हैं आपका? देखिए, डिक्सन ने जो प्रीवियस एक लो ब्रेक किया था वो करीबन 14,861 के आसपास का था, और वहां पर एक हर्डल है ऊपर में 14,900 आप पकड़ लीजिए। 14,900 पे एक हर्डल है, जो प्रीवियस लो था उसे पार करना इंपॉर्टेंट होगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा जा रहा है आरएसआई पे, मतलब नीचे का मोमेंटम डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन ऊपर जाना इतना आसान इस स्टॉक में होगा नहीं फिलहाल। सपोर्ट इसके आवरली चार्ट पे अगर मिड बॉलिंगर बैंड्स का देखें तो 14,600 का सपोर्ट है, और ऊपर में हर्डल इसका 14,900 15,000 पे हर्डल। चलिए, तो ये इस समय बात हो गई डिक्सन टेक की। डिक्सन टेक में अच्छे मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफेंस कंपनियों की। आज फिर बाजार की नज़र डिफेंस शेयरों पर, हालांकि हायर लेवल से करेक्शन आई है स्टॉक्स में, लेकिन शिप बिल्डिंग से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। हमारे साथ रिया भाटिया और हरमास फाटकिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। पहले रिया के पास चलते हैं, गार्डन रीच में क्यों तेज़ी है ये जानते हैं। रिया बताइए। जीआरएससी आज फोकस में है क्योंकि कंपनी ने एक एमओयू साइन करा है नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ में इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल बिल्ड करने के लिए, और जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है वो इस वेसल को यूज़ करने वाले हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए पोलर एंड सदर्न ओशन रेल्स के अंदर में। ये एमओयू के साइनिंग के वक्त यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने एक राउंड टेबल होल्ड किया था नॉर्वेजियन शिप ओनर्स के साथ, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करे थे इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में। और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन शिपयार्ड्स हैं वो करंटली 11% नॉर्वेजियन शिप ओनर्स एसोसिएशन की ऑर्डर बुक का होल्ड करते हैं, और उन्होंने और फर्दर अर्ज किया है फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए इंडिया के अंदर में। तो ये जो पीआरवी का जो ऑर्डर साइज़ है वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन जीआरएससी का जो करंट ऑर्डर बुक है, अगर हम रिसेंटली जो ऑर्डर मिला था एनजीसीज के लिए, नेक्स्ट जेन कॉर्वेट्स के लिए, उसको इंक्लूड करें तो करंटली जो ऑर्डर बुक है अराउंड ₹47,680 करोड़ के आसपास है, और इस वजह से आज जीआरएससी का स्टॉक 6% ऊपर है, एंड 1 मंथ में भी 76% हायर है स्टॉक। जी हाँ, तो ये हो गई बात जीआरएससी की। अब चलते हैं हॉर्मोस के पास। माझगांव डॉक, क्या है कहानी और क्यों इस स्टॉक ने, देखिए भले ही इट्स डाउन अबाउट 0.6%, लेकिन
गजब मूव दिया इसने, क्या किया इसने, क्या हासिल किया, और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बहुत सारी निफ्टी में शुमार कंपनियों को पीछे छोड़ दिया इसने। हॉर्मोज मज़गांव डॉक ट्रिगर्स बताइए और कुछ आने वाले इवेंट्स जो शायद इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखेंगे। इसलिए इस सारी बात का लोहा तो बाजार ने भी माना है और सारे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पे अगर आप नज़र डालें तो सभी ने गजब की तेज़ी दिखाई है पिछले 1-1.5 महीने के अंतर में, और मज़गांव डॉक भी उनमें से एक है। आज का जो डेज हाई था उसमें मार्केट कैप जो मज़गांव डॉक की थी वो 8 निफ्टी कंपनी से ज़्यादा थी, और जो डेज हाई पे उसकी मार्केट कैप थी वो लगभग 1,43,000 करोड़ यानी कि 1.43 लाख करोड़ की थी। और ये जो मार्केट कैप थी वो निफ्टी की 8 कंपनीज से ज़्यादा थी। और वो कौन सी 8 कंपनीज थी? हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स। और ये बावजूद इसके कि स्टॉक जो है अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 10% नीचे है, और ये गिरावट भी अभी हाल फिलहाल में आई है क्योंकि उसके जो नतीजे थे वो अनुमान से कमज़ोर थे। और जब शिखर पर अपने स्टॉक जब मज़गांव डॉक था तब उसकी मार्केट कैप इन 8 कंपनीज के अलावा आयशर मोटर्स से भी ज़्यादा थी, तो 9 कंपनी के निफ्टी कंपनीज के मुकाबले मज़गांव डॉक की मार्केट कैप जो थी वो ज़्यादा थी। अब ऐसा इस 10% के करेक्शन के बावजूद इस साल मज़गांव डॉक में लगभग 60% की तेजी हमें देखने मिली है, तो एक काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है मिड कैप्स के जरिए, और अगर एफएनओ में भी अब ये स्टॉक जो है वो शामिल हुआ है। अब अगर हम देखें कि मज़गांव डॉक में असल में आखिर में हुआ क्या है, तो आगे चलकर FY26 में मैनेजमेंट जो है कह रहा है कि आय में 8 से 10% की बढ़ोतरी होगी, ना सिर्फ FY26 में बल्कि आने वाले 2 से 3 साल में, और अगले साल तक ऑर्डर बुक जो है 1 लाख करोड़ के पार जाने की संभावना है, बशर्ते कि 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स P75 और P75I सबमरीन्स के जो ऑर्डर्स है, अगर ये ऑर्डर्स इस साल जो है उस पर हस्ताक्षर होते हैं, ये ऑर्डर्स मज़गांव डॉक को मिलते हैं, तो उसकी ऑर्डर बुक जो है 1 से 1 लाख करोड़ के पार जा सकती है। और जो सबमरीन्स के ऑर्डर की वैल्यू है लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच में है, और ये मैनेजमेंट का कहना है कि अगले महीने तक इन ऑर्डर्स के आने की संभावना है। एंटीक ने हाल फिलहाल में ही मज़गांव डॉक पर एक नोट लिखी थी जिसपे उसने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, और 3,433 से अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 3,858 किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चुनौतियां हैं नियर टर्म में, उसके बावजूद मीडियम टर्म ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग है, और जो क्षमता विस्तार कंपनी करने जा रही है उससे भी और सहारा कंपनी को मिल सकता है। तो एक बड़ा मूव मज़गांव डॉक में देखने मिला है, काफ़ी निफ्टी कंपनीज को पीछे छोड़ता हुआ। शुक्रिया हॉर्मोज, शुक्रिया रिया आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए, इन दोनों स्टॉक्स के लिए ट्रिगर और इनकी अब तक की जो ट्रेडिंग पैटर्न रहा उस पर प्रकाश डालने के लिए। और देखिए, जब बात आती है ट्रेडिंग पैटर्न और रिटर्न, तो एक चीज़ को आप कतई नहीं भूल सकते। जी हाँ, वो है सोना। क्या जम कर निखर रहा है, 98 1 लाख का ऑलमोस्ट दीदार करके आया। तो सोने को समझना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। ये आपके घर में है, आपका निवेश इसमें है, फिजिकल फॉर्म में है, डीमैट फॉर्म में है, हर तरीके से अगर आप देखें आपकी ज़िंदगी में शामिल है। तो सोने को समझने का एक सुनहरा मौका आपको और मिल रहा है मौका। जी हाँ, गोल्ड मास्टर क्लास CNBC आवाज़ की एक खास पहल, खास पेशकश इस 7 जून को ये वेबिनार जिसमें आपको शामिल होना है। और ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे, इसको स्कैन कीजिए। फी स्ट्रक्चर, स्पीकर्स, कोर्स कंटेंट, सब कुछ इस शनिवार को वेबिनार में आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जुड़ जाइए CNBC आवाज़ की इस पहल के साथ। 7 जून को गोल्ड मास्टर क्लास। अनुज बिल्कुल, तो ये इस समय आप जुड़िए गोल्ड मास्टर क्लास में हमारे साथ। मीनवाइल कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर मूव्स इस समय अच्छे आपको दिखाई देंगे। सोलार इंडस्ट्रीज़ लगातार ये FNO में सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक्स में रहा है, और एक फ्रेश मोमेंटम इस समय स्टॉक में आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं इस टसल को, बुल्स और बेयर्स के बीच? FI की सेलिंग, DIs की बाइंग, लेकिन मार्केट 1 महीने से फ्लैट, इंडेक्स पर और मिड कैप में शानदार आउट परफॉर्मेंस। नहीं, आई थिंक अनुज, आई थिंक जो दिख रहा है, अगर आप देखें द लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का अगर आप बिहेवियर देखें पोस्ट मार्च, इनफैक्ट मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोगों ने बॉटम बनाया था मार्केट में,
उसके बाद अगर हम देखें, आई थिंक स्मॉल कैप मिड कैप हैज आउट परफॉर्म द लार्ज कैप इन स्पाइट ऑफ, आई वुड से कि जो ब्रॉडर कंसेंसस था कि इट इज बेटर टू बी इन द लार्ज कैप, आई थिंक दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। इसका मेन रीजन अगर हम देखें ये वही है कि टिपिकली एचएनआई रिटेल जो डोमेस्टिक पैसा है वो स्मॉल कैप मिड कैप में आता है। काफी सारा स्मॉल कैप मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हुआ था इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च ऑल्सो बीइंग द ईयर एंडिंग, थोड़ा टैक्स द गेन लॉस का भी एडजस्टमेंट होता है, तो वो सब जब हो गया उसके बाद अगर हम देखें अप्रैल से काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है एंड इट इज मेनली द डोमेस्टिक रिटेल एचएनआई मनी, फैमिली ऑफिस मनी जो स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन इंक्रीज किया है, एंड दैट इज वे काफी सारे स्टॉक्स का प्राइस करेक्शन हुआ था, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया था। उसके साथ साथ जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, अगर आप देखें कि ये जो फोर्थ क्वार्टर का नंबर्स है, काफी सारे स्मॉल कैप मिड कैप के नंबर्स जो आए दे हैव बीन एक्सीलेंट, इनफैक्ट दे वुड हैव बीटन द एस्टिमेट्स। आई एम नॉट सेइंग कि अक्रॉस द बोर्ड सारे कंपनीज का नंबर्स बहुत अच्छा रहा है, बट काफी सारे कंपनीज स्मॉल कैप मिड कैप में उनके एस्टिमेट्स से काफी अच्छे आए, तो इसीलिए वहां पे जो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ था ऑन टॉप ऑफ दैट जो नंबर्स अच्छे आए, दैट हैज मेड देम ऑल द मोर अट्रैक्टिव। ओके अच्छा अनिरुद्ध जी, आप नमस्कार। आपके आने से पहले कुछ देर पहले हम इटर्नल को और स्विगी को डिस्कस कर रहे थे और जेप्टो के आईपीओ का डेफर होना, इसको आप कितना बड़ा ट्रिगर मानते हैं दोनों के लिए? और आई मीन नंबर्स भी देखे आपने इस बार के, इस स्पेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त और इसमें अपॉर्चुनिटी है क्या इस वक्त? नहीं, एब्सोल्युटली, आई थिंक इटर्नल एक ऐसा स्टॉक है, इनफैक्ट हमारे पोर्टफोलियो में लास्ट 2-3 साल से है, एंड हम लोगों ने काफी नीचे के भाव पे एंटर किया था, बट हैविंग सेड दैट जो लास्ट आई वुड से 3-4-6 महीने में जो प्राइस करेक्शन हुआ है इटर्नल में, मार्केट ने इसको रीड किया था कि उसका जो द क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट है उसमें जो प्रॉफिट दिखाने का स्कोप था वो डिक्रीज हो गया, बिकॉज वो लोग अभी कैपेक्स कर रहे थे, दे आर इंक्रीजिंग द डार्क स्टोर्स, इसलिए उसका नंबर थोड़ा वीक आया था, मार्केट को अच्छा नहीं लगा, स्टॉक वेंट डाउन ऑल द वे टू 195 टू 200। बट हमारा व्यू ये है कि अगर आप इटर्नल जैसा बिजनेस देखें, इसमें ये हो रहा है कि ये पूरा जो इंडिया में जो बाइंग पैटर्न है ऑफ द हाउस होल्ड, द ग्रोसरीज, उसको एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। जो क्विक कॉमर्स है, इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, ये एक्चुअली एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे पूरा जो इंडिया का जो बाइंग बिहेवियर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। उसमें जो 3 बड़े प्लेयर्स है, ब्लिंकिट, इंस्टाकार्ट फ्रॉम स्विगी एंड द जेप्टो, इन तीनों के बीच में मार्केट शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी काफी सारे प्लेयर्स है, बिग बास्केट एंड अदर्स, बट एंड ऑल्सो हम लोग सुनते हैं कि फ्लिपकार्ट का द 4 मिनट, इवन द रिलायंस का इज कमिंग इन, बट मैं बोलूंगा इन सब में जो ब्लिंकिट का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज्यादा है, उसका बैलेंस शीट सबसे बड़ा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है विद मैक्सिमम कैश ऑन इट्स बुक्स, एंड उसमें जो डार्क स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, ये पूरा बिजनेस ऑफ द क्विक कॉमर्स इज जो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन करेगा, पेनिट्रेशन करेगा इन द मार्केट, उसी को मार्केट शेयर ज्यादा मिलेगा। जेप्टो का जो रिसेंट हम लोगों ने देखा था, कुछ इंसिडेंट्स था विथ रिगार्ड टू द आई वुड से सम द रेगुलेटरी इश्यूज, उसके साथ साथ उसका जो द लॉस मेकिंग हो रहा है, आई थिंक वो सब कंट्रोल करने के चक्कर में आई थिंक इसका आईपीओ थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है, एंड वहीं चलते मैं बोलूंगा आज जो आपको दिख रहा है एक्साइटमेंट है बोथ स्विगी एंड इटर्नल, दैट इज एविडेंट, बट अपार्ट फ्रॉम आज का मूव बोलूंगा दीज आर गुड लॉन्ग टर्म इंडिया स्टोरीज टू बेट ऑन। ये हो गया इटर्नल, ये हो गया स्विगी की बात। एक दो स्पेसेस को और छेड़ते हैं। आई मीन अच्छा मीन वाले एक बजरा प्लीज़ निफ्टी लिखे आइए। निफ्टी भले ही बड़े फ्रैक्शन से ना हो, बट स्टिल एटलीस्ट निफ्टी इज़ अबाउ 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, और निफ्टी बैंक भी 55,717 की ट्रेजेक्ट्री में आके डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों इंडस्ट्रीज ने कुछ गेन किया, रीगेन किया। निफ्टी ने 20 डेमा और बैंक निफ्टी ने 10 डेमा की सेंटिटी को बना के रखा। अच्छा, एक दो स्पेस और जो आज बहुत वाइब्रेंट हैं अनिरुद्ध जी, उसमें आप देखिए रेलवे स्टॉक्स में फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। डिफेंस ने तो खैर मिड में से स्ट्रॉन्ग मूव लिया था। रेलवे में आपको स्कोप कुछ है राइड करने का, नजर आ रहा है क्या? अगर हम देखें अभी जो भी सेक्टर्स जो भाग रहा है ज्यादा, डिफेंस, पीएसयूज एंड द रेलवेज, ये वही सेक्टर्स है जो अभी से 8-10 महीने पहले दे वर द हॉट फेवरेट्स ऑफ द स्ट्रीट। बीच में 8-10 महीने में थोड़ा प्राइस करेक्शन हुआ था,
बट मैं बोलूंगा कि एज अ इन्वेस्टर थोड़ा डिफिकल्ट है टू स्टडी रेलवेज, क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट हाउस ऑल्सो हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा रेलवेज को मतलब एक्सपोजर नहीं लेते हैं। बट यस, ये एक ऐसा सेक्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू एनालाइज, क्योंकि इनका जो बिजनेस होता है काफी लंपी होता है। एंड ऑल्सो वैल्यूएशन एक चीज है जो कुछ कुछ स्टॉक्स के बहुत ही अनजस्टिफाइड है इन दिस स्पेस। सो थोड़ा इन्वेस्टर्स को एनालाइज करके दे हैव टू इन्वेस्ट, थोड़ा सीइंग द नंबर्स। सिर्फ बिकॉज ये आज का हॉट थीम है, भाग रहे, वन शुड नॉट एंटर इनटू देम। बिल्कुल। मीन वाइल BSE डे हाई पर आया और जो हमने स्पॉटिंग की थी कि उस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। अनिरुद्ध जी, एक्सचेंजेस में शानदार मोमेंटम, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी स्टॉक्स है क्या आपके पोर्टफोलियो में? अब तो खैर सबसे ज़्यादा चर्चा भी NSE की होती है, अनलिस्टेड मार्केट में। क्या व्यू है आपका यहाँ पर? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक अनुज, BSE हैज बीन अमंग माय टॉप 5 होल्डिंग्स इन द पोर्टफोलियो। एंड हम लोगों ने काफी नीचे के भाव पे एंटर किया था, एंड वी हैव एक्चुअली सीन द स्टॉक मल्टीप्लाई इन आवर पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टर्स आर हैप्पी विद दैट। लेकिन मैं जो हमेशा बोलता हूँ, आज भी वही बोलूंगा कि दिस इज नॉट द टॉप। आई थिंक अगर हम इंडिया पे बुलिश है, इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे बुलिश है, वी आर बुलिश ऑन डोमेस्टिक हाउस होल्ड मनी एंटरिंग इक्विटी मार्केट। मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स अगर इक्विटी मार्केट में एंटर करें, एफएनओ तो एक बड़ा ऑप्शन है ही। तो आई वुड से प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो है एंड स्पेशली एक्सचेंजेस लाइक BSE और NSE, आई थिंक इधर से भी काफी अपसाइड है। अगर मैं 2 3 4 साल का देखूं व्यू, आई थिंक इस लेवल से भी काफी अपसाइड है फॉर एक्सचेंजेस लाइक BSE। BSE का जो बड़ा ट्रिगर जो अभी तक हुआ है प्ले आउट एंड आगे भी होगा, इज इंक्रीज्ड मार्केट शेयर इन एफएनओ। आई थिंक अभी से अगर आप देखें 1 साल 2 साल पहले, इवन द बेस्ट एंड द बेस्ट एक्सपर्ट्स ने कभी एस्टिमेट नहीं किया था कि BSE को 18-19% मार्केट शेयर मिलेगा इन एफएनओ। वो आज के दिन में इज द हार्ड रियलिटी, एंड ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ द एग्जीक्यूशन हैज हैपेंड। अगर ये 18-19% जाके 20-25-30% मार्केट शेयर होता है ऑन द एफएनओ मार्केट, यू कैन डू योर मैथ्स। जो यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा BSE को, इट विल बी ह्यूज। लास्ट 2 साल का अगर मैं नंबर देखूं, टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ BSE हैज बीन रफली अराउंड 3.5x। उसका प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन 6x। सो वो दिखा रहा है आपको कि किस लेवल का ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। मतलब मार्जिन्स हैव गॉन अप फ्रॉम 34% टू 55%। एंड आई थिंक यहाँ से अगर मार्केट शेयर बढ़ता है उसके एफएनओ में, ऑपरेटिंग लेवरेज का और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ प्लेटफॉर्म कंपनियों पे, एक्सचेंजेस पे। एक बास्केट और बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, हालांकि ये मूव अभी तक यूनानिमस नहीं है। मैं केमिकल्स की बात कर रहा हूँ, सारी स्ट्रेंथ SRF PI तक सीमित है। आपका केमिकल्स पे भी उस वक्त, मतलब कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो? ऑन द केमिकल्स हमारा ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स टू अर्ली टू गेट बुलिश ऑन द ओवरऑल द केमिकल स्पेस। बट इसके अंदर में मैं बोलूंगा जो केमिकल स्पेस, जो केमिकल कंपनीज एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द फर्टिलाइजर स्पेस और एग्री केमिकल्स, मैं बोलूंगा वो एग्री केमिकल्स या फर्टिलाइजर स्पेस में जो कंपनीज एक्सपोज्ड है, वहां पे थोड़ा एक्साइटमेंट हो सकता है। प्योरली बिकॉज जो आया था कल न्यूज, अगर आपने देखा होगा कि विद रिगार्ड टू द यूरोपियन मार्केट्स वांटिंग टू इंक्रीज द टैरिफ्स एंड आल्सो बैनिंग सम ऑफ द एग्रीकेमिकल कंपनीज जो आ रहा है फ्रॉम रशिया, उसमें मैं बोलूंगा इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ सकता है इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हो सकता है थोड़ा सा एग्रीकेमिकल कंपनीज में इंटरेस्ट हो, बट एज आई सेड इट्स अ बिट टू अर्ली। थोड़ा नंबर्स पे देखना पड़ेगा कि हाउ द नंबर्स विल रिएक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पोर्टफोलियो में हम लोगों ने कोई ऐसा कोई स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोजर नहीं है, बट हम लोगों ने यस एरोमेटिक केमिकल्स में काफी बुलिश है, बिकॉज एरोमेटिक केमिकल्स इज अगेन अ डायरेक्ट प्ले ऑन द आई वुड से FMCG या कंजम्पशन। तो विद इन FMCG कंपनी A अच्छा करता है, कंपनी B या कंपनी C, ओवरऑल अगर बास्केट ऑफ FMCG डज वेल, एरोमेटिक केमिकल कंपनीज विल डू वेल। एरोमेटिक कंपनीज विल डू वेल। अच्छा, मीनवाइल एक चार्ट देखना चाह रहा था मैं, एक बार आप लेकर आइए PB फिनटेक का चार्ट, पॉलिसी बाजार। ऑलमोस्ट वैसा ही चार्ट है ये जो 3 हफ्ते पहले जब हमने एंजल 1 की स्पॉटिंग की थी, 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट वैसा मूव। और चांसेस हैं कि इसमें शायद ये एक मैसिव ब्रेकआउट आए। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा अब अनिरुद्ध जी इस समय? इंश्योरेंस अनुज हम लोग कुछ लाइक वी डोंट ट्रैक,
So it will be difficult for me to give a view on insurance. ओके, एनबीएफसीज में कोई और स्पेस जो आपको अच्छी लगती हो? एनबीएफसी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। लाइक बहुत सारे एनबीएफसी है जहां पे विच आर द हॉट फेवरेट्स ऑफ द स्ट्रीट, बट मैं बोलूंगा कि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है आज के दिन में। मोर देन एनबीएफसीज मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए ऑन कंपनीज विच आर द आई वुड से विच आर लिंक्ड टू द कैपिटल मार्केट। जो भी आपने नाम लिए अभी विद रिगार्ड टू द ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स, द वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस लाइक द केफिन्स एंड द कैम्स, सीडीएसएल्स ऑफ द वर्ल्ड, इन सब में मैं बोलूंगा जो ग्रोथ है इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द एनबीएफसीज। सो इसलिए अगर मैं ओवरऑल बीएफएसआई, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर अगर मैं बीएफएसआई का एलोकेशन देखूं, आई हैव एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन, सो आई हैव एन ऑप्शन टू चूज। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मैं आपको थोड़ा सा ऑडियो मिस कर गया था, प्लीज़ अगर आप अपनी बात पूरी करना चाहते तो कर सकते हैं, क्षमा चाहूँगा मैं इसके लिए। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर अपनी राय रखी आपने। अनुज, इट्स 24626 एक अटैम्प्ट लिया 20 डेमा को क्रॉस करने का, लेकिन हाँ ठीक है, अब स्क्रीन पे 20 डेमा है अनुज, बट आप व्यू क्या देंगे? आई मीन कल के लिए कुछ कैरी करें या फिर डे ट्रेडर बने इस वक्त? वीरो देखिए, पता है क्या इशू क्या है, कल लग रहा था मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया 20 डेमा का, आज हमने उसको रिक्लेम कर लिया। ये होगा मार्केट में अभी। आज एक अच्छी चीज़ होगी, लेकिन आज मोर और लेस आ रही एक कंफर्मेशन मिलेगा निफ्टी का कि हम एक गोल्डन क्रॉस शायद बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी मार्केट में मतलब ये न्यूट्रल रहने में ही भलाई है। आई थिंक इंडेक्स पे अभी भी आप एज अ डे ट्रेडर काम करें, वही मेरे ख्याल से बेटर है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स को कैरी करें, क्योंकि निफ्टी में अभी भी 20 डेमा को लेकर डिसाइसिवनेस नहीं है। इसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, एक दिन नीचे बंद हो रहा है, एक दिन उसके ऊपर बंद हो रहा है, थोड़ी सी दुविधा है अभी भी। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऐसे में इंडेक्स में कैरी करना मुझे लग रहा थोड़ा टफ होगा। तो मेरा व्यू ये रहेगा कि आप इस समय स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वहाँ मुझे लग रहा है आपको अच्छी स्विंग्स मिल रही है, उन पर फोकस करें, वो बेटर रहेगा मेरे। ओके, तो यहाँ पे टेक हो गया निफ्टी बैंक पे। मीनवाइल आप लेके आइए डिक्सन, वो जो हम देख रहे थे ना आंकड़ा, रिवर्सल फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, वो बात हमने की थी 14,840 पे, और ये अब रोलिंग में ट्रेड कर रहा है 15,048 पे। क्या मूव दिया इसने, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया राजेश जी। जो थ्रस्ट होता है 200 डेमा का, वो फील हो रहा है उसमें, और जाके अब स्ट्राइक करता हुआ 100। क्या व्यू रहेगा आपका इस वक्त डिक्सन पे? क्या मतलब इतना सब्सटेंस है इसमें कि इसको कैरी किया जाए लॉन्ग साइड पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इंट्राडे ट्रेड किया था, करीबन 15,000 का टारगेट रखा था, तो वो तो अचीव होगा, 250-300 पॉइंट मिल गए। देखिए यहाँ पे एक हर्डल है 15,100 का, लेकिन जो रिवर्सल है ये बेसिकली कैंडलस्टिक पे देखे तो दैट्स अ बुलिश एंगल्फिंग विद अ राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो तीनों चीजें देखते तो लगता है कैरी करना चाहिए। तो इसका कल का टारगेट क्या होगा? अगर हम सही ठहरे, अगर 15,000 के ऊपर का बंद होता है, तो कल का टारगेट करीबन 15,400 15,500 का होना चाहिए। तो लुकिंग एट द रिस्क टू रिवॉर्ड, मुझे लगता है वन कैन कंटिन्यू होल्ड पोजीशन। उनका स्टॉप लॉस होगा नया करीबन 14,800, 14,800 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए आज का टारगेट हिट हुआ, लेकिन आप चाहें तो इसे कैरी भी कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कल की तैयारी करते हैं। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर बीटीएससी ट्रेड्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यहाँ दो स्टॉक्स जो रेडार पे हैं डीलर्स के, वो है केईए इंडस्ट्री सबसे पहले, और जो ब्रोकर कॉन्फ्रेंसेज अभी चल रही हैं मुंबई में, यहाँ मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस काफ़ी तगड़ा है, 20-25% ग्रोथ की बात कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और कहीं ना कहीं यहाँ जो डोमेस्टिक फंड फ्लोज हैं उसके चलते डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहिए, और जो जून फ्यूचर्स है उसके लिए 3725 के टारगेट्स वो रख रहे हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस है लगभग 50 से 60 रुपये की अपसाइड उनको दिखाई दे रही है। शॉर्ट कवरिंग भी आपको काउंटर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ शेयर्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं, और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है 515 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये यतिन बहुत बहुत शुक्रिया, ये स्टॉक्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? आई थिंक गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। गुजरात गैस पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। मूवमेंट के हिसाब से एक आपको मिलना चाहिए, ट्रेड करें 474, 2 रुपए का स्टॉप होना चाहिए 472 का, नियर टर्म टारगेट 480। इसमें मोमेंटम है गुजरात गैस।
ओके, गुजरात गैस 474 पर आपका बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, मैंने सुबह एक कॉल दिया था, वो था जुबिलेंट फूड। हालांकि इसने एक डिप दिया और फिर ये चला। तो ओवरऑल इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे लगता है लोअर साइड पे बेयर ट्रैप है। तो ये बेयर ट्रैप का अगर आप देखें तो पहला प्रोजेक्शन, पहला टारगेट आता है करीबन 700 से 710 का। बस वही हमारा बीटीएसटी का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 682 का। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क्स। चंदन जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल देखिए, मेरा फोकस रहेगा दीपक फर्टिलाइजर पे। कहीं ना कहीं मानसून जो थीम है वो रंगत में है, और दीपक फर्टिलाइजर में काफी अच्छा सेटअप बना है। कल की रैली के बाद में कल के जो क्लोज थे उसके ऊपर होल्ड करके एक डिसाइसिव मोमेंटम यहाँ पे बना है। काफी अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 6-7 दिनों में देखने को मिल रहे हैं। तो दीपक फर्टिलाइजर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1550 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1650 तक के टारगेट या काउंटर दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ओके, दीपक फर्टिलाइजर्स, शुरू में जिक्र हुआ था इसका, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जो मूव था उसमें। मानस, आपका ट्रेड। तो देखिए, पॉलिसी बाजार में खरीदारी करके जाएंगे। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे 1819 के स्टॉप लॉस से 1900 रुपए के टारगेट के लिए। पॉलिसी बाजार अभी भी पिक भी किया था हमने इसे, और मतलब स्पॉट भी किया था। मानस के पिक कल के लिए पॉलिसी बाजार के फ्यूचर्स। आशीष जी, आपका ट्रेड कल के लिए? देखिए, मेरा ट्रेड होगा लॉयड्स मेटल में। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के दिन में बनता हुआ नजर आया। 52 हाई पे चल रहा है, ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे हुए। तो लॉयड्स मेटल पे बाय की राय होगी। यहाँ पर जो टारगेट ऊपर निकल कर आते हैं 1580 का है, और स्टॉप लॉस लगाना है 1450 का, 1450 का स्टॉप लॉस। ओके, मीनवाइल जो वीडियो ने बात की थी कि जोमेटो में 250 का कॉल राइटर, आई थिंक अभी के लिए उसने वापस थोड़ी ग्रिप बनाई। ऑलमोस्ट वहीं तक जाकर रिजेक्शन आया स्टॉक में, 248 के करीब जाकर वीरू वहीं से थोड़ा रिजेक्शन आया इस समय, और 245 पर आया इस समय। 248 तक गया और वहाँ से फिर 245 तक आया। आई थिंक इसमें एक और चीज़ है वीरू, इसमें एक और चीज़ है। इसमें जो सेंस मेरी बन रही है ना, हम बहुत करीब हैं उस लास्ट ब्लॉक डील के। वो जो एंटफिन जो होनी है ब्लॉक डील, उसके काफ़ी करीब हैं। हम कल भी पूरे शाम को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बुक लॉन्च होगी, मैं वेट कर रहा था। आज भी काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इसकी। तो करीब तो हैं हम इस ब्लॉक के, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थोड़ा हाइस पे पॉसिबल है कि यहाँ पर आ जाए, उस वजह से। चलिए अब आज की मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं वीरू। बिल्कुल, ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आई अनुज, और इवनली पॉइज्ड कह सकते हैं आप इसको। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव इंडेक्स ज़्यादा अच्छा था आपकी स्क्रीन पे। मैं कह रहा हूँ ना, इवनली पॉइज्ड, शॉर्ट कवरिंग 84 में। तो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग ये कॉम्बिनेशंस अच्छे थे, और आई थिंक 140 एडवांसेस, आई मीन इंक्लूडिंग बोथ ग्रीन फिगर्स, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट 49 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 25 में थी। आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे लॉन्ग के, शॉर्ट के बाद शॉर्ट कवरिंग के और लॉन्ग अनवाइंडिंग के। लॉन्ग कहाँ पे था? आरवीएनएल, रेलवे स्टॉक्स ने एक सब्सटेंशियल ओआई खींचा अपनी तरफ। आरवीएनएल, देन पीवी इन्फोटेक, जुबिलेंट फूड्स में रिवर्सल था। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स ऑल टाइम हाई, एंड डिक्सन में एक 200-डे एक्सपोनेंशियल मूव से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आएगा शॉर्ट कवर, सीएससी। ये पावर स्पेस में बहुत सारे स्क्रिप्ट में शॉर्ट लोड हुए थे, वो आज कवर हुए। टीटागढ़ में शॉर्ट कवर, ओरेकल फाइनेंशियल्स में मिड कैप आईटी में पीआई इंडस्ट्रीज शॉर्ट कवरिंग के सहारे स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और आईआरएफसी सेम केस। तो रेलवे स्टॉक्स में आज एक कॉम्बिनेशन था फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवर का। देन लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, माफ कीजिएगा, एबी फैशन कंप्लीटली क्रैक हुआ, और चोला आपकी स्क्रीन पे फिनसर्व और फिनिक्स मिल्स और भारत डायनामिक्स बैकफुट पे थे। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे थोड़ा सा हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड जहाँ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें ये मनापुरम फाइनेंस, एलकैम बहुत ख़राब स्ट्रक्चर हो चुका है फार्मा में। ये जीएमआर एयरपोर्ट्स, वरुण बेवरेजेस वीकेस्ट स्ट्रक्चर, और इस स्पेस में, और गेल बैकफुट पे आया। लुक एट निफ्टी 24612। तो हम जिस कहते हैं ना स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में, जिस असमंजस के बीच में फंसे हुए थे, ये शायद अनुज क्लोज हमको फिर उस दोराहे पे छोड़ जाए जब हम सोचते फिरें कि कल क्या करेंगे। बिल्कुल, क्या करेंगे। आई थिंक उसका एक जो आज एक ही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वीरू, आज आप देखिए एक बार निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए आप। आई थिंक बहुत कुछ उसी में छुपा है आज। नंबर 1 पर आपको दिखाई देगा डाउन साइड पर आईसीआईसीआई बैंक,
और अपसाइड पर HDFC बैंक का। HDFC बैंक ने कंट्रीब्यूट करे 177 पॉइंट और ICICI बैंक ने कंट्रीब्यूट करे 71 पॉइंट्स। ये थोड़ी सी वीकनेस रही। अच्छा, निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए एक बार जरा, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये तो खैर बैंक निफ्टी का हो गया। निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर था, यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर भी एक HDFC बैंक 31 पॉइंट अपसाइड पर। ये बहुत क्यूरियस है, ये मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता है इस तरीके, ये दोनों साथ में चलते हैं स्टॉक्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। आई थिंक देखते हैं कल किस तरीके का मूव आएगा, लेकिन अभी जैसा आपने कहा ना, इंडेक्स कुछ करने के मूड में नहीं है, थकाएगा बहुत, कमेंट्री हमसे बहुत कुछ लेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं बेसिकली अभी। आज मैं देखा जरा डायरेक्टर साहब, वो जरा है कि आपके पास वो आउटस्टैंडिंग वाई की शीट जो 12 बजे हमने देखी थी, 24,600 पे करीब आउटस्टैंडिंग वाई था 1.25 करोड़ का, 1,28,00,000 के आसपास का था। जरा क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं, सिंस कल गुरुवार है, कल एक्सपायरी है, क्या ऑप्शंस के राइटर्स का हम जोन कैरी कर रहे हैं कल के लिए? मतलब अगर कोई सब्सटेंशियल गैप डाउन ना हो या फिर गैप अप ना हो, तो हम किस ट्रजेक्टरी को बिलीव कर रहे हैं कि शायद कल हमें मिलेगी? लुक एट 24,600, अभी भी सबसे बड़ा OI यहीं पे कंसंट्रेशन है, और पुट्स में सबसे बड़ा OI कंसंट्रेशन यही है। तो गेम पूरा 24,500 और 600 के बीच का, और ठीक 24,600 से लगभग 30 पॉइंट ऊपर, अराउंड 24,630 20 डेमा। अभी कुछ मिनट बाकी हैं, तो मैं वो जो अनुज ने जिक्र किया था BSE का, वो आपकी स्क्रीन पे फिर देता हूँ। इट्स 2798 अगेन, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर BSE। उसके बाद लेके आइए आप फार्मा की एक स्क्रिप्ट, जिसको मैंने 2-3 दिन से आई थिंक अपनी इस बातचीत में शामिल नहीं किया, बट आई थिंक दैट्स दिवीज लैब एट 6612। ये आज फिर स्ट्रॉन्ग रहा, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट है पूरे के पूरे फार्मा में, क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। इसने तारीख थी 26 मई को अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और अमूमन ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े कूलिंग ऑफ में जाते हैं, कूलिंग ऑफ में जाके शॉर्ट टर्म एवरेजेस को टेस्ट करते हैं, फिर वहाँ से पुल बैक देते हैं। हूबहू यही हुआ। आशीष, पिछले 5 दिन का लो एग्जैक्टली इस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे 10 डेमा ही था, वहीं से रिवर्सल। ये रिवर्सल कितना मीनिंगफुल है? देखिए, ओवरऑल डिवीज लैब में जस्ट डिस्क्लोजर की हमारी होल्डिंग्स भी है डिवीज लैब में, लॉन्ग पोजीशंस। ओवरऑल ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है, और यहाँ पर या इसने जो सपोर्ट लिया है लो के आसपास 6514 कल के दिन में, और वहां से एक रिवर्सल लेके बाउंस बैक अच्छा खासा किया है। तो ओवरऑल जो रुझान है डिवीज लैब पे पॉजिटिव है। ऊपर में 6750 तक जाने के का ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जा सकता है, और वो भी पार कर सकता है जब तक इसका लो कल का इंटैक्ट है। 6515 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6750 का शॉर्ट टर्म पे टारगेट है, और वो पार कर जाते हैं तो हम 7000 का आंकड़ा भी स्टॉक में देख पाएंगे। चलिए, ये बात हो गई डिवीज लैब्स की। बैन अपडेट देते हैं आपको। एक अपडेट है आज बैन में। इतनी बड़ी पिटाई के बाद आदित्य बिरला फैशन बैन में आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, 112% के करीब पोजीशन AB फैशन में बन चुकी हैं। 128 हो गई, 128% पोजीशन हो चुकी हैं। तो ये तो खैर बैन में इसकी एंट्री ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि सर्टेन है, तो ये आएगा बैन में। इसके अलावा और क्या इंटरेस्टिंग है? APL अपोलो, टाटा केमिकल्स, BSE। एक बार वापस लेकर आइए सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। लगातार इस चैनल पर बात हुई है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की, और आज फिर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, करीब 2.25% ऊपर इस समय ये बंद हो रहा है। एक चंदन, आई डोंट नो अगर आपने देखा या नहीं, एक जिसे कहते हैं ना एक क्वाइट मूवर्स, पिछले 1 महीने में शानदार मोमेंटम के साथ सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ F&O का स्टॉक है। अब कोई व्यू आपका इस स्टॉक पर? बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है अनुज जी, और काफी अच्छा बिहेवियर इसमें देखने को मिला है। आप देखेंगे तो लगभग पिछले जून से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 तक एक करेक्टिव मूव देखने को मिला था, और उस करेक्टिव मूव में 6400 से लेके लगभग 3350 3100 तक का डिक्लाइन देखने को मिला। बट अभी जो पिछले लगातार 4 वीक से हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहे हैं। और इन बिटवीन जो 8-10 दिन पहले बाइंग इंटरेस्ट हुआ था, वहां पे डिलीवरी वॉल्यूम में काफी बड़ा स्पाइक देखने को मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल है। इमीडिएट स्ट्रक्चर भी इसका चेंज हुआ है, तो आई थिंक बायस पॉजिटिव रहेगा। 4190 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 4500 तक के स्विंग इस काउंटर में मिलने चाहिए। अच्छी बात यह कि 5 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, जो इमीडिएट मोमेंटम को भी अट्रैक्ट कर सकता। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू? गौरंग, ये इन क्लास ऑफ स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? सुप्रीम इंडस्ट्रीज, APL अपोलो ट्यूब्स, एस्ट्रल, पॉलीकैब, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कुछ रिकमेंड किया है इसमें से क्या?
वेल, एस्ट्रल लिमिटेड पर खरीदारी की राय है वीरेंद्र, इस सूची में से। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर भी कुछ समय पहले खरीदारी की राय थी। नतीजों के पश्चात जो दौर चला उसके पश्चात लक्ष्यांक में हमने ऊपर की तरफ परिवर्तन किए थे, लेकिन जिस स्तर पर अभी खड़ा है वो हमारे लक्ष्यांक के काफी करीब है। तो रिसर्च टीम की तरफ से ये दो कंपनियों पर खरीदारी की राय है, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ओके, तो आपका एस्ट्रल पे व्यू कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। ये राजेश जी की फाइंडिंग थी भी, जो ट्रेड आपको कैरी करने उनमें। और वो जो एसआरएफ की स्ट्रेंथ थी, आई मीन 3% का एसआरएफ का मूव, एसआरएफ एक सेकेंड, मेरे ख्याल से ये एसआरएफ के करियर का 3rd बेस्ट क्लोज है। इससे पहले का जो बेस्ट क्लोज था वो तारीख थी 7 मई की, उससे पहले अगर आप देखें 28 अप्रैल की। आई थिंक इट माइट बी ए 2nd बेस्ट क्लोज। बट मेरा कहने का जो उद्देश्य था वो ये था कि एसआरएफ का ये मूव, केमिकल्स का ये मूव अब उन स्टॉक्स पे हावी होता हुआ जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स थे। एक बार एसआरएफ का ओआई रखिएगा और एक बार रखिएगा ओआई आप टाटा केमिकल का, क्योंकि टाटा केमिकल का ये क्लोज आ रहा है फरवरी 2025 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज एसआरएफ में। क्या है 88% ओआई बिल्डअप, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा एक बार। 88% ओआई बिल्डअप एसआरएफ में, और टाटा केमिकल में इट्स ए क्लासिकल केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग ओआई शेड। इस पर आपकी राय मानस? टाटा केमिकल्स, हाँ ये गलत है, ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं हो सकता। आपका व्यू टाटा केमिकल पे? देखिए, टाटा केमिकल पे व्यू पॉजिटिव है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम के साथ एक फ्रेश ब्रेकआउट है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 200 मूविंग एवरेज होगा, जो कि 940 रुपए है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो 909 रुपए के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। मीनवाइल वो जो हमने मुंह पकड़ा था बीएससी का, एक बार उसको जरा वापस लेकर आइए। और अब फाइनली इसने उस 2800 के लेवल को क्रॉस किया। ये इसका ऑल टाइम हाई है क्या? एक बार 52 वीक हाई दिखाई दे रहा है इसका, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर आकर क्लोज हो रहा है। ये देखिए वीरो, ये ऑल टाइम हाई फिर से बीएससी का। और मैं एक चीज़ क्या ही बोलूं, आप कल थे नहीं ना? हाँ। तो आशीष में चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार की मंगलवार की एक्सपायरी हो रही है आजकल, बीएससी का भाव कितना होगा? सही बात है। और क्यों हर कोई मंगलवार चाहता है। हाँ, गजब वॉलेटिलिटी, गजब वॉलेटिलिटी है ना। अब मुझे लगता है बीएससी मंगलवार छोड़ेगा, दावा पेश करेगा बीएससी मंगलवार पे। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं उस दिन भी कही थी मैंने, ये चीज़ मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं आगे भी कहूँगा। रेगुलेटर से जुड़ी किसी भी स्टोरी में ना स्पेकुलेशन मत करिए। रेगुलेटर क्या करेगा ना आप नहीं जानते। और एक और चीज़, रेगुलेटरी डिसीजन जब तक ब्लैक एंड वाइट में ना आ जाए, छप के पीडीएफ फाइल में एक्सचेंज पर या सेबी पर या कहीं पर, तब तक उसके बारे में चाहे आप खुद उसी रेगुलेटर से सुन ले भले, तब भी मत चलाइए उसकी स्टोरी। वो हुआ क्या उससे? इवेंचुअली हुआ क्या उससे? इवेंचुअली उससे वो कुछ नहीं हुआ। उस दिन ज़बरदस्ती जो बीएससी में पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस लग गया, और कुछ नहीं हुआ। मुझे बस वो उन लोगों के लिए थोड़ी सी सिंपैथी, और कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। डेली चार्ट अगर इसका दिखा दें एक कुछ दिनों का पिछले, हाँ ये देखिए, ये बस वो उसके बाद वापस कहाँ रुका वो स्टॉक, वो उसी में बाइंग आ गई और उसके बाद वापस वहाँ से ये स्टॉक वहाँ से मेरे ख्याल से कितना 12-13% भागा है उस दिन के बाद से। तो और जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो खैर ये मोमेंटम है, ये बहुत महंगा है लेकिन स्टॉक वीरो इस समय, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय पता है मार्केट की थिंकिंग क्या है? मार्केट की थिंकिंग ये है कि अगर एनएससी का आईपीओ आना है तो ऑब्वियसली जो एक लिस्टेड पेयर है, और क्योंकि ये लिस्टेड पेयर के पास मौका है थोड़ा मार्केट शेयर और बढ़ाने का, इसके लिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन देंगे। ये गलत हो सकता है नज़रिया मार्केट का, लेकिन जो है वो है। और एक महीने में 32% के मूव। यस, बीएससी एट ऑल टाइम हाई क्लोज। और अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी रूपरेखा आज के सेशन की क्या रही बताता हूँ यहाँ पे। टुवर्ड्स क्लोज 24613, हाँ क्लोजिंग बेसिस पर शायद हम ना रीगेन कर पाएँ 20 डे एक्सपोजर एवरेज को। और बैंक निफ्टी 10 डिमा की जो सेंटिटी थी, जो उसका इम्पोर्टेंस थी, उसको कायम रखा है इसने। याद रखिएगा
23 मई से अब तक हमने कोई भी क्लोज 10 डिमा के नीचे निफ्टी बैंक पे नहीं दिया है, थैंक गॉड। आज भी नहीं आया। और उसके बाद एक दो स्पेस जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एक रेलवे स्पेस, उसके बाद आपका एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद अगर आप केमिकल्स को देखें ये बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रही, और आप ये जो स्विगी, एटर्नल ने एक तेज़ी पकड़ी जेप्टो के आईपीओ के डेफर होने की कहानी के पीछे। अनुज, ओवर टू यू फॉर क्लोजिंग। ओके, चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार ज़रा 24,612 पर निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 70 पॉइंट ऊपर, निफ्टी आईटी करीब 120 पॉइंट ऊपर था। थोड़ा रिफ्रेश करिए इसको, आई थिंक ये स्टक हो गया रेट। मिड कैप इंडेक्स में 3/4% की रैली थी, यहाँ अच्छे मूव्स थे। स्मॉल कैप यहाँ पर भी करीब 3/4% की रैली। एडवांस डिक्लाइन 1500 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर, ये आपको इस समय दिखाई देंगे। तो ये कुल मिलाकर लार्ज कैप इंडिसेस का एक ओवरऑल जो ब्रॉडर इंडिसेस हैं उनका व्यू। अब आते हैं एक बार ज़रा सेक्टोरल हीट मैप पर। सेक्टोरल हीट मैप देखिए, आज फिर डिफेंस ने बाजी मारी, हालांकि टुवर्ड्स द एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन फिर भी करीब इंडेक्स 1% ऊपर था। इसके अलावा क्या चला, मेटल्स में अच्छी बाइंग थी 0.6%, रियल एस्टेट थोड़ा नीचे था आज, ऑयल एंड गैस ऊपर था, करीब 0.5% की रैली ऑयल एंड गैस इंडेक्स में आपको देखने को मिली। ऑटो हल्का सा ऊपर था, आईटी में हल्के से गेंस थे, पीएसयू बैंक्स में हल्के से गेंस थे, लेकिन क्लियरली दो इंडेक्स जो स्टैंड आउट कर रहे थे वो थे डिफेंस और मेटल्स। यहाँ पर करीब आधे से लेके 1% तक की आपको रैली देखने को मिली। चलिए अब जरा आज का निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा इटर्नल 3.25% ऊपर, इंट्राडे में तो और भी ऊपर था, टुवर्ड्स द एंड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। जियो फाइनेंस ये भी करीब 2.5% ऊपर रहा। भारती एयरटेल में अच्छे मूव्स थे आज, करीब 0.25%, 0.25% ही इंडसइंड बैंक ऊपर था। बीईएल में अच्छी बाइंग थी आज, इंडेक्स को काफ़ी अच्छा सपोर्ट रिलायंस से मिला, रिलायंस में 1% का मूव था। एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर तेज़ी थी। नीचे क्या थे, बजाज फिनसर्व करीब 0.2%, ट्रेंट 1.5%, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, टीसीएस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको लोअर लेवल्स दिखाई देंगे। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आपको इस समय डाउन साइड के मूव्स दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर कहना यही होगा मार्केट के लिए कि हम करीब 70 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद होते हुए तो अच्छे मूव्स निफ्टी में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग थे बट स्टिल रेंज बाउंड, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। और एक मैं चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, वो एसआरएफ का जो प्लीज़ आउटस्टैंडिंग वाई शो हो रहा था 88%, वो 88% नहीं था, इट्स हार्डली 0.5%। तो लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग ने एक स्ट्रॉन्ग मूव प्रोवाइड किया, उस स्टैट्स के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट एनीवे, एक रेंज में क्लोज। कल गुरुवार यानी 5 मई वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। मुलाकात होगी सुबह आपसे एक बार फिर से मॉर्निंग कॉल पर मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।